कह रहे मैम इज वॉचिंग कार्टून। या आई एम वॉचिंग यू ना, आई एम वॉचिंग कार्टून, वॉचिंग यू। पानी भिजवा देना मनीष एक। मैं अनार खा रही थी, अनार। अनार खा रही थी इसलिए 2 मिनट लेट हो गई बेटा, सॉरी। ओह वाओ, आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज का डेट क्या है बेटा? 9 दिसंबर 2024। एंड फाइनली बेटा हम लोग का लास्ट चैप्टर शुरू होने वाला है, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। स्वागत नहीं करेंगे आप हमारा बेटा, स्वागत नहीं करेंगे आप हमारा ब्रांड न्यू चैप्टर के साथ में बायोमोलिक्यूल्स की शुरुआत होने वाली है। व्हाट इज अनार? किसको पढ़ा रही हूं यार मैं? चलिए, रोने की कोई बात नहीं है बेटा, लास्ट चैप्टर तो क्या हुआ है ना। अरे रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। एनीवे छड्डो, मुझे ये बताओ रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अपने नोट्स को अच्छे से बेटा रिवाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अपने आगे आने वाले मंथ्स को बढ़िया तरीके से प्लान कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो ना? चलिए देखो, आज हमें करना है बायोमोलिक्यूल्स की शुरुआत। ये चैप्टर बेटा एक ऐसा चैप्टर है 11वीं कक्षा का, जो अगर आप एनसीईआरटी से अगर पढ़ लो बेटा तो ऐसी मौत आएगी, लगेगा कि भैया ये क्या चैप्टर दिया हुआ है। पर इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, इट इज वन ऑफ द वेरी 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 जेन्युइनली इजी चैप्टर, एंड एक ऐसा चैप्टर जिसमें बच्चों को जेन्युइनली मजा आता है। बट तभी मजा आता है जब आप इसको एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ते हो, और ना कि बेटा रैंडमली पढ़ोगे, क्योंकि रैंडमली पढ़ोगे तो फिर एनसीईआरटी बिल्कुल भी क्लियर तरीके से इंफॉर्मेशन को नहीं देती है। आपको मैं इस चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते मैं बताते भी जाऊंगी, क्योंकि एनसीईआरटी ने कुछ बातें बेटा आगे दे दी है, कुछ बातें उसी टॉपिक के पीछे दी हुई है, तो बहुत इनकम्प्लीट और हैफेजर्ड वे में इस चैप्टर को एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ऐसा ही जब आप 12वीं में जाओगे ना, तो बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो होता है, उसको भी ऐसे एनसीईआरटी ने बहुत रैंडम दिया हुआ है। लेकिन हम इसको बेटा एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ेंगे, जिससे आपको बेटा ये चीजें बहुत ही इजी लगेंगी, पक्का प्रॉमिस, ठीक है ना। अब देखो, पहले मैं आपको बता देती हूँ चैप्टर को हमें पढ़ना कैसे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है ना। अभी इसको नोट मत करना, ये मैं बताने जा रही हूं बेटा कि आपको चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। देखो आज का जो पार्ट होगा दैट विल बी इंट्रोडक्शन। आज तो हम थोड़ा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ओके। थोड़ा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, सेल्स के अंदर बेटा कौन से बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, कैसे पता चलेगा, है ना, कि कौन से केमिकल्स होते हैं, कैसे एनालिसिस की जाती है, कैसे टेस्ट किया जाता है। आज बिल्कुल इंट्रोडक्टरी है। पानी चाहिए यार, ठीक है, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा। इनफैक्ट इस चैप्टर में मेजर जो आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं वो टॉपिक्स हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ोगे आप पढ़ोगे प्रोटीन्स में ही अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ोगे, फिर आप पढ़ोगे बेटा लिपिड्स के बारे में, फिर आप पढ़ोगे बेटा न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, और फिर आप पढ़ोगे बेटा एंजाइम्स के बारे में। तो यही बायोमोलिक्यूल्स तो हैं बेटा, दीज आर द बायोमोलिक्यूल्स, यही 4 बायोमोलिक्यूल्स हैं। एंजाइम्स तो प्रोटीन्स ही होते हैं, इनके बारे में तो आपको पढ़ना है बेटा इस पूरे चैप्टर में। आपका ये वाला चैप्टर आपको केमिस्ट्री 12th में जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे वहां पे भी कुछ कुछ चीजें आपको हेल्पफुल लगेंगी। न्यू एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल्स अपडेटेड एनसीईआरटी, क्योंकि अगर आप 2022 वाला एडिशन देखोगे तो उसमें एनसीईआरटी में, मतलब जो इस साल की एडिशन है ना, न्यू एडिशन है, जो लास्ट ईयर नीट में पूछा गया था बेसिकली, उसमें बायोमोलिक्यूल्स में मॉडिफिकेशन की है। तो बायोमोलिक्यूल्स के कुछ कुछ टॉपिक्स बेटा हटा दिए हैं, तो हम बिल्कुल न्यू एनसीईआरटी को ही फॉलो करके आपको पढ़ाएंगे। और क्या बताना है बेटा, बस इस सीक्वेंस को फॉलो करो, इस सीक्वेंस को फॉलो करके जाओगे, पहले पूरा कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन्स, फिर लिपिड्स, फिर न्यूक्लिक एसिड्स, फिर एंजाइम्स, तो आपको चैप्टर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। यहां हमें कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। वी विल ट्राई नॉट टू गो इन वे टू डिटेल, बहुत ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है,
हम कोशिश करेंगे कि ऐसे स्ट्रक्चर्स तो एटलीस्ट पढ़ लें जो आपको केमिस्ट्री में भी काम आएंगे। केमिस्ट्री में तभी काम आएंगे जब तुम पास होके केमिस्ट्री पढ़ने जाओगे 12वीं में, तभी काम आएंगे, वरना तो बेटा यहीं पे काम आ जाएंगे 11वीं में ही, ठीक है ना। तो ऐसा सपोला नहीं बनना है। तो क्या इसी बात के साथ में बेटा श्री गणेश करे, कब खत्म होगा ये चैप्टर? ये जतिन नेगी पढ़ने के लिए आए हो या खत्म करने के लिए आए हो? जीवन ही खत्म कर दो बेटा। हाँ, हमको खत्म कर दो भैया, हमको खत्म कर दो। खत्म कब होगा? शुरू होता नहीं है भाई। तुम्हारा कब खत्म होगा ये रोना? कब खत्म होगा भैया? खत्म कब होगा? कब खत्म होगा? अरे भाई तेरी पढ़ाई हो जाएगी खत्म नीट तक। बायो मॉलिक्यूल्स, हेडिंग डालो बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलो मुझे ये बताओ बेटा, व्हाट अकॉर्डिंग टू, पानी चाहिए यार, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज बायोमोलिक्यूल्स? आपके अनुसार बायोमोलिक्यूल्स क्या है बताइए? क्या लगता है बेटा, व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स? सिंपल परिभाषा आपसे पूछिए, पानी नहीं मिल रहा है भाई। मैं काम करती हूँ बेटा, ऐसे ही पी लेती हूँ अभी। मैम 8 महीने हो गए, अभी बात करेंगे बेटा, अभी बात करेंगे, अभी जा तो नहीं रहे, अभी तो हम यही हैं। कार्बन कंपाउंड्स, बायोलॉजी मॉलिक्यूल्स, लिविंग मॉलिक्यूल्स, ऐसे कार्बन कंपाउंड जो बॉडी में मिलते हैं, कार्बन कंपाउंड, बायोलॉजी के मॉलिक्यूल्स। वाह भाई वाह। यार देखो, एनसीईआरटी की डेफिनेशन और फिर मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी। एज पर एनसीईआरटी ने क्या कहा है और वैसे होना क्या चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि एनसीईआरटी कभी कभी इनकम्प्लीट डेफिनेशन देती है। अगर आप बेटा चैप्टर का नाम डाल दो बायोमोलिक्यूल्स, और सबसे पहले हम बायोमोलिक्यूल को समझ रहे हैं कि है क्या। मॉलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स कह सकते हो, सब्सटेंसेस कह सकते हो। बायो का मतलब ही होता है लिविंग। नहीं 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 नहीं, बायो का मतलब ही होता है बेटा फेवरेट, ठीक है। फेवरेट सब्जेक्ट, बायो का मतलब होता है फेवरेट। तो बायो का मतलब लिविंग, मॉलिक्यूल्स का मतलब कंपाउंड्स, मतलब लिविंग सेल के अंदर जो आपको कंपाउंड्स मिल रहे हैं। एज पर एनसीईआरटी, द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स दैट यू फाइंड इन अ सेल, एज पर एनसीईआरटी उन्हें हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ये सारे जितने मैंने तुम्हें बताए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, एंजाइम्स, ये सारे बेटा कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, ठीक है ना। हमारी बॉडी में वैसे भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे बेटा कंपेरेटिवली ज्यादा होते हैं। अभी सुनो, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए, कार्बन कंटेनिंग हो, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, बेटा सारे जो कंपाउंड्स आपको अपने सेल के अंदर दिखते हैं वो सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं बेटा। लेकिन एनसीईआरटी ने कह दिया है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, तो हम लिख लेंगे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। बट इनफैक्ट ऑल द मॉलिक्यूल्स बेटा, वेदर इट इज कार्बन कंटेनिंग, वेदर इट इज दिस ऑर्गेनिक और इट इज इनऑर्गेनिक, सारे केमिकल्स जो आपको अपने कंपाउंड्स आपके लिविंग सेल के अंदर दिखते हैं, वो सारे कंपाउंड्स होते हैं बेटा बायोमोलिक्यूल। समझ गए? यस या गाइज, समझ गए? तो पहले एनसीईआरटी जिंदाबाद की डेफिनेशन। एज पर एनसीईआरटी हम लिखेंगे बेटा, एनसीईआरटी को इज्जत देंगे थोड़ी। एज पर एनसीईआरटी, all carbon containing compounds, all carbon containing compounds in a living cell, all the carbon containing compound in a living cell, this is called as beta biomolecule. But we can also say, हम ऐसे लिखते हैं, we can also say all the molecules
ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, found in a living cell, found in a living cell। कोई दुख दर्द और समस्या तो नहीं बेटा इतनी सी डेफिनेशन में। अब मुद्दे की बात यह है कैसे पता चला कि सेल के अंदर कौन सा कंपाउंड है, तुम्हें कैसे पता चला कहां कार्बोहाइड्रेट है, कहां प्रोटीन्स है, कहां लिपिड्स है, कहां न्यूक्लिक एसिड है, कहां एंजाइम्स है, बेटा कैसे पता चलता है। जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि तुम कितने पानी में हो, कि तुम झूठ बोल रहे हो, कि तुम सच बोल रहे हो, कि तुमने पढ़ा है, कि तुमने नहीं पढ़ा है, कि तुम नाटक कर रहे हो। सिर्फ फिजिक्स क्लासरूम में पूछा कि मैम बेटा समझ में आ गया, समझ में आ गया। कुछ कुछ बच्चे बेटा खासकर कैसे करते हैं, जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा होता, जब टीचर उनकी तरफ देखता है ना अचानक से, तो वो बच्चा वो ज्यादा ऐसे गर्दन उचकाता है बेटा जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो टेस्ट से पता चलता है, मतलब कि हमें टेस्ट करना पड़ेगा भाई, एनालिसिस करनी पड़ेगी। तुम भी करते हो अपने टेस्ट की एनालिसिस की, कैसे पता चलेगा कि कहां गलती हुई है, तो हमें करना पड़ेगा बेटा एनालिसिस। हमें करना है एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हमारे सेल में हैं उनका साइज क्या होता है, कैसे होते हैं। सबसे पहले आओ बच्चों तुम्हें सुनाएं, बिल्कुल आज बेसिक्स करने वाले हैं हम, है ना। ट्रू ट्रू मी मी मी, देखो बेटा मुझे कैसे पता चला, क्योंकि हम भी तो बेटा वही करते थे। हमें कैसे पता चला, हम भी करने लाते थे बेटा। ठीक है, मेरा एक दोस्त था, मास्टर्स की बात कर रही हूँ, मेरा एक दोस्त था, तो मैं लास्ट सीट में बैठी हुई थी उसके साथ में, ठीक है ना, बैक बेंचर यू नो। ठीक है, तो मैं उसके साथ, वैसे मैं स्कूल में बिल्कुल भी बैक बेंचर नहीं थी, मैं एकदम बेटा फर्स्ट, टीचर की निगाहों में रहने वाली स्टूडेंट, टीचर्स की फेवरेट, आई वाज दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट स्कूल में। ठीक है ना, फिर ग्रेजुएशन और मास्टर्स में अलग बात है। तो बीएचयू की बात बता रही हूँ, तो वहां पे मैं अपने दोस्त के साथ बैठी हुई थी। ठीक है, और वो भाई साहब बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से सुन रहा था। ठीक है ना, तिवारी नाम है उसको, तिवारी बोलती हूँ मैं। ठीक है ना, टाइटल से उसका नाम, तो एनीवे नाम में क्या रखा है। वो भाई साहब बहुत, देखो दोस्त सबसे बड़े सपोले होते हैं भाई। तो मैम पढ़ा रही थी हमारी टॉपिक, है ना, और मैं क्या कर रही थी बेटा, मैं बातें कर रही थी उसके साथ। और हम बातें कैसे कर रहे थे बेटा, हम बातें कर रहे थे, लिख लिख के बातें कर रहे थे। वो कुछ बोल रहा था और फिर मैं उसका रिप्लाई कर रही थी, तो नोटबुक में लिख लिख के रिप्लाई कर रही थी। इससे मुझे ऐसा लग रहा था मैम को क्या ही पता चलेगा। आज मुझे पता चलता है कि मैम और सर को सब पता चलता है भाई। अगर हम एक क्लासरूम में बैठे हैं और कौन सा बच्चा क्या कर रहा है ना बेटा, अगर मैं पीछे बोर्ड की तरफ भी हूं ना, मैं ट्रस्ट मी, मैं बता सकती हूँ एक एक बच्चा क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है ना, भले ही तुम कितनी भी एक्टिंग कर लो, तब इतनी समझ थी नहीं कि भाई टीचर को सब पता चल रहा होता है, ज्यादा एक्टिंग मत कर। ठीक है ना, तो मैं तो सोच रही हूँ उनको क्या ही पता चल रहा है। ठीक है, तो और देखो दोस्त कितना बड़ा सपोला है, वो सुन भी रहा था, पढ़ भी रहा था कि क्या पढ़ाया जा रहा है, और मैं क्या कर रही थी, सिर्फ उससे बातें कर रही थी। ठीक है, टीचर ने देख लिया, टीचर ने किसे उठाया बेटा, मेरे को उठाया, कहते बताओ कौन सा टॉपिक चल रहा है। मुझे टॉपिक ही नहीं पता था बेटा। आपको ऐसा नहीं बनना है भाई, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रही हूं, डोंट बी लाइक मैम, दैट वाज द लास्ट टाइम, no that was not the last time that I was talking like that, but you should not do that। ठीक है ना, यार प्रिपरेशन इज क्वाइट सीरियस ऑफ कोर्स। अब मैं बातें करने में लगी पड़ी हूँ, और वो पता है क्या कर रहा है, वो मुझे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बहन लिखा हुआ है यहाँ, देख ले, देख के बोल दे, देख के बोल दे। भाई उसकी हैंडराइटिंग ना समझ में आए, उसने जो लिखा है बेटा वो उसी को समझ में आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है। उसने क्या लिखा है भाई, कौन सी भाषा में, मुझे पता ही नहीं चल रहा है ना भाई। जो एम्बेरसमेंट होती है ना कि क्या बताऊं। ठीक है, ऐसा ही एक वाइवा में होता बेटा, वाइवा में ना मेरे को बड़ा डर लगता था। वाइवा की मैं एक फनी बात बताती हूँ तुम्हें, आज देखो दो कहानियां मैं एक साथ बता रही हूँ। तो वाइवा की इतनी फनी कहानी थी, तो हम लोग 5-5 रोल नंबर्स जो होते हैं बेटा, वो जाते हैं वाइवा देने, तो 5 लोग हम गए थे वाइवा देने। ठीक है ना, उसमें सारे लड़के ही थे, मेरे दोस्त ही थे ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग का ग्रुप हमेशा साथ ही, एक्सपेरिमेंट्स और वाइवा साथ होता था, और मैं एक लड़की थी। ठीक है, तो टीचर क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब मुझे आता नहीं था बेटा, जो वो क्वेश्चन पूछ रहे थे वो मुझे नहीं आता था। ठीक है, अब सोचो टीचर मुझे आ नहीं रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहे, तो बाकी बच्चा जिसको आंसर आता है वो आंसर दे रहा है ना। तो एक टीचर को लगा कि यार ये इसको बोलने ही नहीं दे रहे हैं, यार इस लड़की को बोलने ही नहीं दे रहे हैं ये लड़के, हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसको मौका ही नहीं दे रहे हैं बोलने का। ठीक है, तो एक टीचर ने थोड़ी सिंपैथी दिखाते हुए बोला, अरे यार तुम लोग रुको, समाप्ति को बोलने दो। अब मैं क्या बोलूं भाई, मेरे को नहीं आता है।
मैं कह रही हूँ भाई मुझे नहीं आता है। आप मुझे मौका नहीं दीजिए, मुझे मौका नहीं चाहिए। हाँ बाकियों को मौका दीजिए प्लीज, उनको बोलने दीजिए। मैं मन में कह रही थी कि सर प्लीज 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 डोंट सिंपैथाइज, प्लीज डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चंस। ठीक है, तो एनीवे ये कहानी थी। ठीक है, बहुत हंस लिए तुम। अब वापस टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना। चलो हाँ करे, चलो शुरू करते हैं। आज तो बहुत मसाला मिल गया तुम्हें, है ना। चलो बायोमोलिक्यूल्स की अब बेटा हमें करनी है एनालिसिस। तो हम हेडिंग क्या डालेंगे, एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। कई बार ना आप सही में यार कोई आपका ना अच्छा करना चाह रहा होता है बट उसमें आपकी बैंड बज जाती है भाई। आप सोचते हो प्लीज डोंट बी गुड टू मी, डोंट बी गुड टू मी। आई डोंट वांट एनी गुडनेस प्लीज। चलो डन। डन। अब बेटा देखो, हमें एक सेल के अंदर एनालिसिस करनी है कि उसके अंदर कौन से केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो हम सेल को क्या करेंगे बेटा, सेल का एक पेस्ट बनाएंगे। बेसिकली कोई भी लिविंग टिश्यू ले लो, वेजिटेबल पीस ले लो, किसी भी सब्जी का टुकड़ा ले लो, या किसी भी लिवर पीस को ले लो, लिवर का टुकड़ा ले लो भाई। तुम्हारा लिवर लेने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है ना, पर तुम्हारा लिवर ही ले सकते हैं। अगर बुद्धि लेनी होती तो तुमसे ना लेते, पर लिवर तो ले सकते हैं, ठीक है ना। या फिर किसी भी बेटा, जैसे किसी रैट का ले लिया, माइस का ले लिया, लिवर का पीस ले लिया, वेजिटेबल पीस ले लिया। अब उसका बेटा क्या करना है, पेस्ट बनाना है। जैसे बेटा कभी तुमने बेटा ओखली यूज की है, ओखली, ओखली नहीं होती बेटा, अदरक। अरे यार अदरक वाली चाय अभी पियेंगे आधे लोग, तो अपनी मम्मी को ऑर्डर दे देंगे चाय बनाने का। मैं भी जाके पीऊंगी बेटा एक जगह, ठीक है ना। तो बेटा क्या बोलते हैं, ओखली जैसे होती है ना, ओखली में पीसते हैं वैसे। अरे आयुर्वेदा सिस्टम नहीं देखा तुमने, आयुर्वेदा जैसे, आयुर्वेदा में इसे कहते हैं मॉर्टर एंड पेसल। ऐसा इसमें हम जैसे वो जड़ी बूटी पीसते हैं ना, ये मॉर्टर एंड पेसल। तो ऐसे ही एक मॉर्टर एंड पेसल का इस्तेमाल करके एक वेजिटेबल पीस या एक लिवर के पीस का हमें करना है पेस्ट। लेकिन पेस्ट करने के लिए बेटा हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम एक एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। मैं ये क्यों कर रही हूं, क्योंकि मुझे एनालिसिस करनी है केमिकल कंपाउंड्स की, कि सेल के अंदर कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स है। इसको हम एक फ्लो चार्ट में लिखेंगे, यहां से बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। बहुत बचपन में इन सारी चीजों को से ज्यादा फैसिनेट होते थे हम लोग, बड़ा मजा आता था, है ना। बड़े होते होते ना बेटा सारी जो बेकार की चीजें है ना, क्या ही बताएं, बचपन सही था यार। वो जा रहे मेले में, पापा प्लीज ये बर्तन का सेट दिला दो, किचन सेट दिला दो। हालांकि वो मुझे जिंदगी में मिला नहीं बेटा, मैं तो मिट्टी के बर्तन बनाती थी भाई, छत पे सुखाती थी, मिट्टी की सुराही, मिट्टी के बेटा वो पत्तों की रोटियां। हमारा बेटा बचपन उसी में मजेदार मजेदार था बेटा। अब मैं कहानी नहीं बताऊंगी, आज बहुत सारी कहानी हो रही है, लास्ट में बताऊंगी इसकी कहानी, ठीक है ना। एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स में हमने लिया क्या बेटा, अब ध्यान से सुनिए। एक लिविंग टिश्यू का पीस लिया हमने, पीस ऑफ लिविंग टिश्यू, लिवर या वेजिटेबल पीस, ठीक है ना। इसको बेटा हमें क्या करना है ना, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में इसकी स्लरी बनानी है, उसी मॉर्टर एंड पेसल का इस्तेमाल करके, यूजिंग मॉर्टर पेसल मेक स्लरी। स्लरी मतलब चटनी, सच में चटनी बनानी है तुम्हें, स्लरी या फिर पेस्ट, यूजिंग ट्राइक्लोरो
एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करके तुमने चटनी बना ली। अब चटनी बनाने के बाद तुम्हें क्या करना है बेटा, उसे छानना है। अब जब उसे तुम छानोगे, इसको बिल्कुल रिलेट करना जैसे चाय बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम चाय बनाते हो तो तुमने पानी उबाला, पानी की जगह यहां तुमने क्या लिया है बेटा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब तुम पानी के अंदर चाय बनाते वक्त में क्या डाल रहे हो बेटा, सामग्री डाल रहे हो। तुमने इलायची डाली, तुमने अदरक डाला, आहा, ठीक है, आहा भी बोला बीच में, ठीक है, तुमने चाय पत्ती डाली, तुमने चीनी डाली, ठीक है, फिर तुमने दूध वूध डाला, ठीक है ना, तुमने उबाल लिया बेटा चाय को। फिर तुमने इवेंचुअली चाय को छाना। चाय को जब तुम छानते हो तो छन्नी से छाना, तुमने छन्नी से तुमने छाना तो कुछ चीज बेटा तुम्हारे कप में आ गई जो तुम चाय पीते हो, और कुछ चीजें तुम्हारे बेटा छन्नी में रह गई जो बच गई, जिसे तुम्हारा काम, जो तुम्हारे काम की नहीं है ना, जो छन्नी में से पास नहीं हुई, जो छन्नी में से नीचे नहीं गई, वो तुम्हारे बेटा छन्नी में रह गई, और जो छन्नी से पास हो गई वो तुम्हारे कप में आ गई, वो तुम्हारी चाय बन गई, राइट। मतलब कि बेटा आपने जैसे ही चाय पत्ती, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ चाय पत्ती की बात करूं तो बेटा जब मैं चाय पत्ती पानी में डाल रही हूं तो कलर चेंज हो रहा है ना, पानी का कलर चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि चाय पत्ती का कुछ कंपोनेंट पानी में डिसॉल्व हो जा रहा है, और कुछ तो बच जाता है जिसे तुम जब छानते हो तो वो छन्नी में रह जाता है। जब तुम ऐसे टिश्यू का पेस्ट बनाते हो ना बेटा एसिड में, तो तुम चीज क्लॉथ का इस्तेमाल कर रहे हो। चीज क्लॉथ जैसे जिससे पनीर बनाते हो, तो पनीर को मम्मी को निकालते हुए कभी देखा है? घर में कभी पनीर बनाते हुए देखा है? जीवन में कभी पनीर बनते हुए देखा है? चीज क्लॉथ होती है एक, मलमल का कपड़ा होता है, उसमें बेटा तुमने क्या डाला, पनीर, और फिर उसका पानी निकालते निचोड़ के ऐसे, वैसे ही तुम चीज क्लॉथ का इस्तेमाल करोगे और बेटा इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करोगे। कुछ कंपोनेंट तो बेटा नीचे आ जाएगा और कुछ कंपोनेंट उस चीज क्लॉथ में रह जाएगा। सो देयर आर टू पार्ट्स जब तुम इसे फिल्टर करते हो तो तुम्हें मिलता है। एक होता है जिसे बोलते हैं एसिड सॉल्यूबल पूल, एक होता है जिसे बोलते हो एसिड इनसॉल्यूबल पूल, ठीक है ना। हाँ मुझे पता था ना नो वाले ज्यादा होंगे। इस जनरेशन को बेटा दूसरों की रीले देखने से फुर्सत मिले, है ना, तब तो बेटा रियल चीजें तो तुम तब करोगे ना भाई। हाँ, रियल चीज तो तुम करते नहीं हो, बाद में पछताओगे जब ये समय चला जाएगा। तुमने क्या किया, फिल्टर यूजिंग चीज क्लॉथ। अनार नहीं पता है, हाँ क्या ही बोले, ये तो क्या ही पता होगा तुम्हें। दो पार्ट्स आते हैं बेटा, एक पार्ट आता है जिसे तुम बोलते हो फिल्टरेट, और एक पार्ट आता है बेटा जिसे तुम बोलते हो रिटेंटेट। समझो अब मेरी बात को, अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने जा रही हूं। मैंने क्या बोला बेटा, जब तुमने इस ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में, इस ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में बेटा तुमने क्या किया, एक पेस्ट बनाया बेटा, लिविंग टिश्यू का पेस्ट बनाया, और फिर तुमने इसे छाना। जब तुमने इसे छाना तो एक पार्ट तुम्हारा आ गया फिल्टरेट, जो छन गया होगा वो फिल्टरेट है ना। जब मैंने चाय बनाई और चाय को मैंने बेटा छन्नी से छाना, तो मेरे कप में जो था वो मेरा क्या है बेटा, वो फिल्टरेट है। जो फिल्टर आउट हो गया वो फिल्टरेट, और जो बेटा नहीं छना, जो बचा हुआ है, जो छन्नी में है या मेरे यहाँ पे जो चीज क्लॉथ में रहेगा, रेटेंटेट, रिमेनिंग पार्ट। अगर तुम्हें समझ में आया तो मुझे एक थम्स अप देना, और थोड़ा सा बुद्धि लगा के अगर मुझे आंसर दो। जो छन गया होगा, जो नीचे आ गया होगा, या चाय का जो पार्ट तुम कप में चाय पी रहे हो, वो पार्ट है जो पानी में डिसॉल्व हो गया है या पानी में डिसॉल्व नहीं हुआ, कप में जो आया है, या जो फिल्टरेट बना होगा वो कौन सा पार्ट होगा बेटा, जो एसिड में घुल गया है या एसिड में नहीं घुला है? क्या लगता है, घुलने वाला या नहीं घुलने वाला, सॉल्युबल वाला या इनसॉल्युबल वाला? जो फिल्टरेट में आया है, जो तुमने कप में छाना हुआ है, डेफिनेटली बेटा जो कप में नीचे आ गया, जो छन के नीचे आ गया, जो एसिड में सॉल्युबल हो गया होगा बेटा, डेफिनेटली वही वाला पार्ट फिल्टरेट में आया होगा। ये तो बुद्धि लगाने वाली बेटा, बिल्कुल ही छोटी सी बुद्धि लगानी थी तुम्हें अपनी, है ना। इनफैक्ट मैं ये भी कह सकती हूं ना बेटा कि इसका साइज छोटा होगा तभी तो वो छन गया। ये होते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और इसीलिए वो फिल्टर हो जाते हैं। ये होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इनका साइज बड़ा होता है। सिंपल सी
बात है, फिल्टरेट को ही बोला जाता है एसिड सॉल्यूबल पूल। पूल का मतलब क्या होता है? पूल बेटा वो नहीं है स्विमिंग पूल, पूल का मतलब होता है कंपोनेंट, पूल, द पूल ऑफ स्टूडेंट्स। ओके अंग्रेजों, ठीक है। सो द पूल, एसिड सॉल्युबल पूल, इसी को बोला जाता है माइक्रो मॉलिक्यूल, इसी को बोला जाता है माइक्रो मॉलिक्यूल या फिर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, एक ही बात है, बायो भी लगा सकते हो नाम के आगे। दिस इज कॉल्ड एज एसिड इनसॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल पूल या मैक्रोमोलिक्यूल, या मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है, ठीक है। अब भाई सिंपल सी बात है मैम, देखो अगर ये माइक्रोमोलिक्यूल है तो इसका साइज छोटा होगा, मॉलिक्यूलर वेट छोटा होगा। अगर इसको मैक्रोमोलिक्यूल कह रहे हैं तो इसका साइज बड़ा होगा, है ना। ये एसिड में घुल गया है इसलिए एसिड सॉल्युबल पूल है, वो एसिड में नहीं घुला मैम इसीलिए वो एसिड इनसॉल्युबल पूल है। अगर आप देखोगे बेटा इसका साइज कितना होता है, इसका साइज या इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा, इसका साइज या इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, याद रखना है बेटा। या तो बोल दो लेस देन, या तो बोल दो लेस देन 1000 डाल्टन, डाल्टन इज द यूनिट, या तो ये कह दो, एक जगह पे ये भी दिया हुआ है, एक जगह पे 80 से 800 डाल्टन, या तो ये कि 80 से लेके 800 दोनों डेटा दिए हुए ये बोल दो, या तो 1000 डाल्टन से इसका साइज मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। लेकिन बेटा अगर आप इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करोगे, इसके साइज की बात करोगे, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स का साइज होता है मोर देन 1000 नहीं, 1000 नहीं, मोर देन 10,000 डाल्टन, मोर देन 10,000 डाल्टन। बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि 1000 से ज्यादा तो हो जाएगा ये, अरे 1000 से ऊपर नहीं बेटा, 10,000 से ऊपर, 10,000 डाल्टन से ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट है तो आपका होगा रेटेंटेट। और अगर बेटा 80 से लेके बेटा 800 के बीच में है तो दैट इज कॉल्ड एज द माइक्रोमोलिक्यूल, दैट इज द फिल्टरेट। समझ में आ गई बेटा बात। अब मुद्दे की बात करते हैं कि कौन से सेल के कंपोनेंट्स बेटा आपके माइक्रोमोलिक्यूल में आते हैं और कौन से सेल के कंपोनेंट्स बेटा मैक्रोमोलिक्यूल में आते हैं, कौन फिल्टर हो जाते हैं और कौन रेटेंटेट में रह जाते हैं। सेल के अंदर बहुत कुछ है बेटा, आप अगर बेसिक कंपोनेंट्स देखो जो मैंने अभी तुम्हें बताया, तुम्हें बेटा तुमने नाम तो सुना है ना, प्रोटीन होते हैं सेल में। अच्छा सॉरी 80 लिख दिया क्या, 18 आई एम सो सॉरी 18 से 800 डाल्टन, ठीक है, करेक्ट कर लो, सॉरी 18 ही है। अभी सुनो मैंने क्या बोला बेटा, बड़े बड़े कंपोनेंट्स तो मैं तुम्हें बता ही चुकी हूं, कौन कौन से बेटा, जैसे प्रोटीन्स हो गए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, जैसे लिपिड्स हो गए, जैसे न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, जैसे एंजाइम्स हो गए, ये वाले कंपोनेंट्स तो सबने सुने हैं ना। अब आप बेटा एक बात बताओ मुझे, प्रोटीन किससे बनता है, प्रोटीन कैसे बनता है? प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। आप सबने ये टर्म सुने हुए हैं, सुना है या बिल्कुल ही गायब हो, 10वीं में बिल्कुल नहीं पढ़ा है? अमीनो एसिड्स नाम सुने, नाइट्रोजिनस बेस नाम सुने, क्या बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड नाम सुना है, शुगर, सिंपल शुगर, ग्लूकोज नाम सुना है? सुना है या नहीं सुना है भाई? हाँ सुना है ना। अब आप मुझे बताओ, आपको मैं बिल्कुल ना बेटा मतलब माइनस से समझा रही हूं, आप ऐसे समझो, मेरे को मोती की माला बनानी है। मोती की माला को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मोती चाहिए ना। मोती इंडिविजुअल यूनिट्स है, मोती होता है छोटा
लेकिन जब मैं बहुत सारे मोतियों को कंबाइन कर दे रही हूं तो ये बड़े साइज का एक माला बन जा रही है, राइट। ऐसे ही अगर मेरे को इसको प्लेस करना हो तो मैं मोती, इंडिविजुअल मोती को कहां प्लेस करूंगी? एसिड सॉल्युबल पूल में, फिल्टरेट वाले पार्ट में। और मोती की माला को कहां प्लेस करूंगी बेटा? रेटेंटेट वाले पार्ट में या मैक्रोमोलिक्यूल वाले पार्ट में। तो अगर मैं अपने सेल से इसे रिलेट करूं तो अमीनो एसिड्स को मैं कहां रखूंगी? फिल्टरेट में। पर अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनते हैं? प्रोटीन्स। तो उसे मैं कहां रखूंगी? मैक्रो वाले में, ठीक है। वैसे ही सिंपल शुगर्स होते हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगी। शुगर का मतलब यहाँ पे चीनी नहीं है बेटा, शुगर का मतलब है यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स, मैं पढ़ाऊंगी आपको। तो जो सिंपल शुगर होते हैं, सिंपल का मतलब ही जिनका साइज छोटा है, सिंपल शुगर्स आ जाएंगे बेटा आपके फिल्टरेट वाले पार्ट में। और कॉम्प्लेक्स शुगर जो बड़े साइज के हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके रेटेंटेट वाले पार्ट में। आपके नाइट्रोजनस बेस, आपकी न्यूक्लियोटाइड, वो आ जाएगी आपकी फिल्टरेट में। और न्यूक्लियोटाइड से मिल के बेटा जो बनते हैं कंपोनेंट, वो होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए। वो कहां आ जाएंगे बेटा? एसिड इनसॉल्युबल पूल में। आपको समझ में आया? जो इंडिविजुअल यूनिट्स होती हैं, जो मोनोमर्स होते हैं, मतलब जो छोटी यूनिट्स होती हैं, वो डिसॉल्व हो जाती हैं, इसलिए तो उनका साइज छोटा होता है। और उनसे कंबाइन करके जो बड़ी चीजें बनती है वो आ जाती हैं आपके रिटेंटेट वाले पार्ट में। क्या समझ में आया? यस, यस। अब देखो यहां हम लिखते हैं, यहां आते हैं अमीनो एसिड्स, यहां आते हैं सिंपल शुगर, यहां आता है बेटा नाइट्रोजनस बेस, यहां आती है न्यूक्लियोटाइड्स, इनफैक्ट बेटा जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं सेल के, वो भी यहां आते हैं। और इन्हीं सिंपल यूनिट के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है बेटा? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में कौन आते हैं मैम? अमीनो एसिड से बनते हैं प्रोटीन्स, सिंपल शुगर से बनते हैं कॉम्प्लेक्स शुगर यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स शुगर बोल दो या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोल दो, एक ही बात है मेरे प्यारे सपोलो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा मैम न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है न्यूक्लिक एसिड। आपके मन में अगर क्वेश्चन आ रहा हो लिपिड्स कहां है मैम, लिपिड्स को तो आपने कहीं प्लेस नहीं किया। एंजाइम्स तो चलो प्रोटीन्स होते हैं, तो जहां प्रोटीन्स आते हैं वही एंजाइम्स आते हैं, तो एंजाइम्स हम अलग से नहीं लिखते हैं। लेकिन मैम आपने लिपिड्स की बात नहीं करी, लिपिड्स कहां आते हैं मैम? लिपिड से ही क्वेश्चन भी आता है, वैसा क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। जब आप ऐसा बेटा स्लरी बनाते हो, ऐसा पेस्ट जब आप फिल्टर करते हो, तो लिपिड्स विल ऑलवेज 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 कम इन द एसिड इनसॉल्युबल पार्ट। लिपिड कहां आता है? जब तुम फिल्टर करते हो तो लिपिड्स विल ऑलवेज कम हियर। लिपिड्स भी हमेशा इस मैक्रो वाले पार्ट में आते हैं। लिपिड्स कहां आते हैं? मैक्रो वाले पार्ट में। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, इनके बारे में एक कहावत बहुत फेमस है, नॉट स्ट्रिक्टली अ मैक्रो मॉलिक्यूल। देखो जब जब तुम इससे पेस्ट बनाओगे, जब जब तुम इसे फिल्टर करोगे, तो लिपिड्स फिर एसिड इनसॉल्युबल पार्ट में ही आएंगे, मैक्रो वाले पार्ट में आएंगे। बट इनको कहा जाता है कि ये स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। स्ट्रिक्टली का मतलब ये सारे रूल्स फॉलो नहीं करते मैक्रोमोलिक्यूल के। आप कहोगे कि मैम क्यों? अगर वो इस पार्ट में आ रहा है तो वो मैक्रोमोलिक्यूल होना चाहिए। तो मैं कहूंगी कि स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल इसलिए नहीं है बेटा, बिकॉज इट्स molecular weight is less than 1000 डाल्टन। अब समझना मेरी बात। अब मैं कर रही हूं पहली बात तो इसे स्टार मार्क, पहली बात तो बेटा मैं इसे कर रही हूं स्टार मार्क। अब आप मेरी बात समझना। मैंने कहा ये स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, और मैंने कहा ये स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारे रूल्स फॉलो नहीं कर रहा। मैंने कहा अगर तुम इसका मॉलिक्यूलर वेट देखोगे तो इट इज लेस देन 1000 डाल्टन।
तो तुम कहोगे कि मैम अगर 1000 डाल्टन से कम मॉलिक्यूलर वेट था तो फिर तो मैम यहां रह जाना चाहिए था ना। अगर यहाँ 1000 डाल्टन से कम वाले रह रहे हैं तो यहां आना चाहिए था। फिर जब हम ऐसा पेस्ट बना के इसे फिल्टर करते हैं तो ये इसमें क्यों आता है? यही तो बेटा कमाल की बात है कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर वेट इसका 1000 डाल्टन से कम है, पर जब आप फिर भी ऐसा एनालिसिस कर रहे हो 1000 डाल्टन से कम होने के बावजूद भी ये फिल्टर करने के बाद हमेशा रेटेंटेट में रह जाता है। इसका रीजन अभी हम समझेंगे, पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है which macromolecule is not strictly a macromolecule, मतलब which biomolecule, not macro, which biomolecule is not strictly a macromolecule। तो अब हम इसकी कहानी को समझेंगे। आप मुझे यहां तक बताइए, हाँ मेडिजी ओपी, क्योंकि मेडिजी वाले बेटा सारे आंसर दे रहे हैं। हाँ, लेस देन 1000 डाल्टन, लेस देन 800 डाल्टन बोल सकते हो। एनसीईआरटी में 800 दिया होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब देखो, डेटा तो चलो हमने एनसीईआरटी वाला लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 डाल्टन से कम या 800 डाल्टन से कम, मुद्दा समझो। कहने का पर्पस ये है कि अगर तुम इसके साइज के अनुसार इसको प्लेस करना चाहोगे तो साइज के अनुसार ये यहां आना चाहिए, बट फिर भी वो यहां आता है। ऐसा क्या है इस लिपिड में बेटा, ऐसा क्या है? जानने के लिए देखते रहिए बेटा आज का एपिसोड, आगे बताते हैं। थम्स अप दे दीजिए। डन 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 डन। मैंने भी ऑर्डर की है मेडिसिन, मैंने भी ऑर्डर की है भैया, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए आखिर ऐसा क्या हुआ मेरे सपोलो। देखो लिपिड्स कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा, सेल के अंदर। अगर तुम्हें मैं इमेजिन करने के लिए बोलूं तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन में होता है लिपिड, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। जब जब हम बेटा यूजुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में ही तुम्हें लिपिड मिलेगी ना, लिपिड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है ना। जब जब अब हम रीजन समझ रहे हैं कि उसका 1000 से कम था, 800 से कम था मॉलिक्यूलर वेट, फिर भी वो मैक्रो वाले में क्यों आया। अब देखो बेटा क्यों आता है मैक्रो मॉलिक्यूल वाले पार्ट में। जब आप सेल को ऑब्जर्व करते हो तो सेल में जब आप पेस्ट बना रहे हो, सेल में लिपिड कहां मिलती है ज्यादातर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में, है ना। मेम्ब्रेन्स में यूजुअली लिपिड बाइलेयर होती है। जब जब हम सेल को तोड़ते हैं तो ये मेम्ब्रेन क्या करती है ना बेटा, वेसिकल्स बना लेती है। अभी देखो क्या करती है, मैं क्वेश्चन लिखती हूं यहां। क्वेश्चन, वाई lipids are not strictly a macromolecule। क्योंकि तुम 11वीं के बच्चे हो तो तुम इसके आंसर को प्रॉपर तरीके से लिखो बेटा, प्रॉपर तरीके से लिखो, है ना। तुम लिखोगे इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिपिड, समझना बहुत गहरी बात है, इज लेस देन 800 डाल्टन, बट when we make a paste, lipids form aggregate into vesicles। Overall molecular weight increases। अब समझो यार, एक सेल है मेरे पास, मैं तुम्हें ड्राइंग बना के भी दिखा देती हूं। देखो इसकी एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में ना दी है बेटा, इसकी एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में ना दी है, तो एनसीईआरटी से ना एक्सपेक्ट करना, बट तुम्हें समझ ही नहीं लगेगा अगर तुम इसे ऐसे समझोगे नहीं, बनाओगे नहीं। तो जरा इस चीज को समझते हैं, बहुत गहरी बात है। लाइन तो एक ही है, क्वेश्चन भी बन जाएगा उस लाइन से,
बट कंसेप्ट नहीं बनेगा। अब समझो, कंसेप्ट ऐसा है, ये मान लो सेल की मेम्ब्रेन बनाई है बेटा, इसमें लिपिड बाइलेयर होती है ना, और लिपिड बाइलेयर में क्या होता है, लिपिड्स में होता क्या है बेटा, लिपिड का एक हाइड्रोफोबिक टेल होता है, एक हाइड्रोफिलिक हेड होती है। क्या ये बेसिक चीजें तुम्हें पता है बेटा ऑलरेडी? क्या ये तुमने पढ़ा हुआ है बेटा ऑलरेडी? सच्ची सच्ची बताओ, ऐसा होता है कि नहीं मेरे प्यारे सपोलो? बताइए बताइए, जनता जवाब चाहती है। पिंक कलर से मान लो टेल बना दी है मैंने, यार एक तो हद है भाई, इतना ग्लिच। और ग्रीन कलर से मैंने हेड बना दिया है। मैंने तो दूर दूर बनाया है भाई, ताकि मैं तुम्हें थोड़ा क्लियरली दिखा सकूं। ठीक है ना? आई होप तुम समझ पा रहे होगे। यस? हाँ, रुपेश सर ओपी, रुपेश सर ओपी, यस। ठीक है ना, रुपेश सर ने पढ़ा है, बहुत सही। ठीक है ना? अभी सुनो, ये सेल है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है ना? अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम तोड़ रहे हैं भाइयों और बहनों। बोर्ड को इतनी मौत आ रही है ना कि मेरे को लग रहा है कि बोर्ड की पिटाई कर दूं भाई। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये तुम्हारी लिपिड बाइलेयर होती है। यहां जब हम इस सेल को तोड़ते हैं ना बेटा, इसको जब हम ब्रेक करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू ब्रेक इट, यार देखो इस सेल को ना, सेल में जो लिपिड है ना बेटा, इस लिपिड को ना अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस लिपिड के पास लिपिड बाइलेयर है। इस लिपिड बाइलेयर के पास ये जो लिपिड्स है, इसमें एक एंड है जिसको ना पानी पसंद नहीं है, वो हाइड्रोफोबिक है, और वो हमेशा हाइड्रोफोबिक ही रहेगा भाई। उसको पसंद नहीं है कि वो बाहर की तरफ रहे। इसीलिए आप देखोगे टेल जो कि हाइड्रोफोबिक होता है, वो हमेशा अंदर की तरफ है, मेम्ब्रेन में है या नहीं? हाइड्रोफोबिक जो टेल है ना बेटा, ये हाइड्रोफोबिक टेल पानी पसंद नहीं है इसको, ये हमेशा इनसाइड होता है, ये बाहर की तरफ रह ही नहीं सकता, इसको पानी पसंद ही नहीं है भाई। और ये जो है ये हाइड्रोफिलिक टेल है। दिस इज हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब लविंग, लाइक यू ऑल लव रुपेश सर ओपी। ओके, समझे कि नहीं? हाँ, तो बिल्कुल बेटा उसी प्रकार से हुआ क्या कि ये हाइड्रोफिलिक टेल है, और टेल लिख दिया मैंने बेटा, हेड। ओके, तो ये हेड है, ये टेल है। अब जब तुम इसे तोड़ोगे ना बेटा एसिड के अंदर, ये ऐसे नहीं घूम सकते भाई, ये इंडिविजुअल ऐसे डोल नहीं रहे होते हैं बेटा, मजे नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, ये ऐसे मजे नहीं कर रहे होते हैं भाई, ना 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 ना, नो, ऐसे नहीं रह सकते। ये ऐसे रहते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ड्रॉ करना है नहीं बेटा, बस मेरे को देखने के लिए तो आए हो तुम, ड्रॉ थोड़ी करना है बेटा। ठीक है, तो बेटा जी अगर तुम इसको देखोगे तो ये ऐसे नहीं एग्जिस्ट कर सकते। अगर ऐसे इंडिविजुअल यूनिट्स में ये एग्जिस्ट कर रहे होते तो इनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम का था, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, आपके फिल्टरेट वाले पार्ट में आ जाते। इनको दिक्कत है, इनको इनके जो टेल है ना, इनको दिक्कत है, ये ऐसे नहीं रह सकते खुले में, इनको डर लग रहा है भाई, ये बहुत ही इंट्रोवर्ट है। तो आपकी जो ये लिपिड्स है, ये ऐसी वेसिकल्स बना लेती हैं। जब आप इसे, अरे भाई, जब आप इसे तोड़ रहे होते हो तो ये छोटी छोटी वेसिकल्स बना लेती हैं मेरे प्यारे सपोलो, जिसके कारण बेटा वेसिकल्स मतलब छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, समझे? हो गया, बस बन गया। ओके, क्लियर है ये सभी को? इसीलिए ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो जाता है सपोलो, ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट इसीलिए ज्यादा हो जाता है, बिकॉज ये ऐसे वेसिकल्स बना लेती हैं। क्या समझे? समझे कि नहीं? दीज आर स्मॉल वेसिकल्स, और इनका ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट, इसलिए मैंने लिखा है इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर वेट। देखोगे तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर वेट इज लेस देन 1000 डाल्टन या 800 डाल्टन,
बट मेरे प्यारे सपोलो ये वेसिकल्स बना लेती है और वेसिकल बनाने के कारण इनका ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो जाता है। इसीलिए आती तो मैक्रोमोलिक्यूल में, इसलिए मैक्रोमोलिक्यूल बोलना पड़ेगा, बट इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर वेट का मैं तो नॉट स्ट्रिक्टली अ मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, डन 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 बेटा जी, यस यस, धन्यवाद हर्ष बेटा। अरे बेटा ओपी वोपी तो मजाक में बोलते हैं बेटा, ऐसा बच्चा जो ऐसा है आपके क्लास में कुछ है ना, ऑफकोर्स सारे टीचर, ऑल द टीचर्स आर बेटा ओपी, ठीक है, बिकॉज यू आर टोपी, ठीक है। अरे भाई सब आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, चाहे आप किसी भी बैच में पढ़ रहे हो, आप 1.0 में हो, आप 2.0 में हो, ठीक है ना। टीचर्स तो सारे अच्छे होते हैं, बच्चे बेटा पढ़ते नहीं है, बच्चे यही करते रहते हैं, ये ओपी वो ओपी, ये बेस्ट है, अरे ये बेस्ट है, वी वांट दिस, ठीक है। दोस किड्स आर स्टूपिड, ओके। पढ़ने वाला बच्चा, आप लोगों ने तो भाई, आप लोगों को तो महाभारत पता होना चाहिए, एकलव्य की कहानी। तो शिक्षा जो होती है वो तो ग्रहण करने वाला किसी भी सिचुएशन में शिक्षा ग्रहण कर लेता है, और किसी को कितना भी अच्छा बेटा आप माहौल दे दो क्लास में भी, अगर जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा, फिर वो ओपी शोपी मोपी कॉपी ही करता रहता है, ठीक है ना। हाँ चलो, डन 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 डन। ओहो अग्रो बेटा, तुम्हारी इस कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें धन्यवाद, ओके जी। चलिए डन 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 डन, ओके जी। चलिए थोड़ी सी एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं बेटा, ओके, थोड़ा सा इसको रीड करते हैं बच्चों। देखो इसमें ना पेज नंबर बहुत ही रैंडम है। देखो बायोमॉलिक्यूल्स का, आप मेरी बात सुनो, अगर वैसे मैं कल से ना कोशिश करूंगी कि मैंने जहां से स्क्रीनशॉट लिया है ना, मैं वो पेज नंबर आपके लिए अटैच कर दूं, ठीक है ना। आज मैं पेज नंबर अटैच करके नहीं लेके आई हूं, क्योंकि ना एनसीईआरटी में टॉपिक को बिखरा बिखरा के दिया हुआ है, कंटिन्यूअस रीडिंग नहीं है। तो अभी आप एनसीईआरटी को खुद से भी कंटिन्यूअस रीड नहीं करेंगे, कल से मैं पेज नंबर ले आऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक कहां दिया हुआ है, ठीक है ना। आज आप मेरे साथ कर लीजिए, और जब आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना बेटा, जब मैं आपको एक्चुअल में बोलूंगी एनसीईआरटी आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक अब रीड कर सकते हैं, उसके बाद रीड करना, क्योंकि अभी अगर आप कंटिन्यूअस फ्लो में रीड करेंगे आपको समझ नहीं आएगा टॉपिक्स कैसे कैसे दिए हुए हैं। तो आधा कहीं, कल से मैं पेज नंबर भी लिख के ले आऊंगी, ठीक है ना। ये फिलहाल बच्चे बता रहे 105, ठीक है। देखो बोला है ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल। बोला जितने भी आप कार्बन कंपाउंड्स किसी भी लिविंग टिश्यू से ले सकते हैं उसे आप बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव आल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन देम। हाउ डू वी नो दिस? बोला हाउएवर सेल के पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? तो बोला अ स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज टू बी डन। एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। बोला वन वेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू। अरे यार ये इनऑर्गेनिक एनालिसिस है, आगे मत पढ़ो, ये इनऑर्गेनिक मैं एश एनालिसिस टेस्ट दी हुई है, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। देखो अभी मैं जिस पेज एनसीईआरटी से लेके आई हूं उसमें 9.1 में ये दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके आगे का जो है वो एश एनालिसिस टेस्ट है, वो मैंने अभी पढ़ाया नहीं आपको। देखो बोला वी कैन कंटिन्यू आस्किंग द सेम वे व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होते हैं, बट कौन से प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं लिविंग सेल के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर? हमें कैसे आंसर पता चलेगा कि सेल के अंदर क्या होता है? टू गेट द आंसर वन हैज टू परफॉर्म द केमिकल एनालिसिस। आंसर ढूंढने के लिए हमें केमिकल एनालिसिस करनी पड़ती है। ये 104 में बच्चे बोल रहे हैं और ओल्ड एनसीईआरटी में 142 में है, ठीक है। 104 न्यू एनसीईआरटी। We can take a living tissue, a vegetable piece or a piece of liver. एनालिसिस करने के लिए हमें एक लिविंग टिश्यू चाहिए। We grind it in ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का फॉर्मूला दिया हुआ है यूजिंग अ मोटर एंड पेसल। मोटर एंड पेसल की मदद से आपने एक स्लरी बनाई। We obtain a thick slurry. स्लरी का मतलब होता है चटनी, ठीक है। If we were to strain this through a cheese cloth or cotton, we would obtain 2 फ्रैक्शन। आपने इसको फिल्टर किया चीज क्लोथ से, कॉटन क्लोथ से, आपको 2 फ्रैक्शंस मिले।
One is called as the filtrate, more technically the acid soluble pool. Filtrate जो कि acid soluble pool है, and the second one is retentate, the acid insoluble fraction. दूसरा acid insoluble fraction. Scientists have found thousands of organic compounds in acid soluble pool. बहुत सारे thousands of organic compounds मिले हैं साइंटिस्ट को एसिड सॉल्युबल पूल में, एसिड इनसॉल्युबल में भी मिले हैं. अब क्या मिला है ये जानने की जरूरत है. इन्होंने बेटा आधी कहानी बस यहाँ दी हुई है, पूरी कहानी तो इन्होंने दी नहीं है कि क्या मिला क्या नहीं मिला, बताइए जी जरा, कुछ नहीं दिया हुआ. तो मेरे पास है टेबल, ये 9.3. अब आप देख लीजिए कि कहाँ है. ठीक है ना, देखो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल. ठीक है, there is one feature common to all the compounds found in acid soluble pool. बोला सारे कंपोनेंट जो एसिड soluble pool में मिलते हैं उनमें एक कॉमन पॉइंट है. they have molecular weight ranging from 18 to 800 Dalton approximately. उन सब में जो एक कॉमन बात है वो ये है कि मैम उनका मॉलिक्यूलर वेट 18 से लेके 800 डाल्टन के बीच होता है अप्रोक्सीमेटली, या 1000 डाल्टन से बेटा कम होता है. ठीक है ना. The acid insoluble fraction has only 4 type of organic compounds. बोला acid insoluble में 4 तरीके के ही organic compounds होते हैं. एक होता है प्रोटीन, एक होता है न्यूक्लिक एसिड, एक होता है पॉलीसैकेराइड. बेटा व्हाट इज पॉलीसैकेराइड? पॉलीसैकेराइड इज कार्बोहाइड्रेट. अगर किसी को अभी नहीं पता है क्योंकि अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. इट इज द अदर नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. आप अपनी एनसीईआरटी में लिख लीजिए, इसे आगे हमें पढ़ना है. ठीक है ना. एंड लिपिड्स, मतलब एसिड सॉल्यूबल पूल में बहुत सारे कंपाउंड्स आपको मिल सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स, बट एसिड इनसॉल्युबल में आपको 4 ही मैक्रोमोलिक्यूल मिलते हैं, प्रोटीन, लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. ठीक है, देखो दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स. बोला इन क्लासेस में एक्सेप्ट लिपिड have molecular weight in the range of 10,000 Dalton and above. 10,000 Dalton and above except beta lipids. For this very reason, biomolecule that is chemical compounds found in living organisms are of 2 types. और इसी कारण से बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो केमिकल कंपाउंड्स मिलते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के. One which have molecular weight less than 1000 Dalton and usually referred to as micromolecule or simply biomolecule, while those which are found in acid insoluble fraction are called macromolecule और micromolecule. बोला जब साइज के आधार पर आप डिफरेंशिएट कर सकते हो तो साइज के आधार पर ही आप डिफरेंशिएट कर देते हो. एक जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम है वो होते हैं एसिड सॉल्युबल पूल या फिल्टरेट पार्ट या माइक्रोमोलिक्यूल पार्ट या बायो माइक्रोमोलिक्यूल, और एक होते हैं 10,000 डाल्टन एंड अबव, वो हो गए मैक्रोमोलिक्यूल वाले पार्ट, बायो मैक्रोमोलिक्यूल, एसिड इनसॉल्युबल and retentate. Khatam. The molecules in acid insoluble with the exception of lipids are polymeric substances. बोला कि लिपिड को छोड़ दो तो बाकी जितने भी आपको कंपोनेंट्स आपके एसिड इनसॉल्युबल पूल में दिखते हैं ना बेटा, वो पॉलीमरिक सब्सटेंसेस होते हैं. कोई मुझे बताएगा व्हाट इज पॉलीमरिक सब्सटेंस? व्हाट इज पॉलीमरिक सब्सटेंस? लिपिड पॉलीमर नहीं होते हैं. अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और बताइए व्हाट आर पॉलीमर्स. जैसे मैंने मोती पकड़ा, मोती, जब मैं मोतियों को कंबाइन करूंगी तो मोती की माला बन गई ना, तो मोती की जो माला है वो पॉलीमर है, लेकिन जो इंडिविजुअल मोती है वो क्या है? मोनोमर. मोनोमर जो होता है वो सिंगल यूनिट होता है, पॉलीमर जो होता है वो उस मोनोमर के कॉम्बिनेशन से बनता है. समझ गए ना. एक सिंगल मोती है मोनोमर, चेन, मेनी मॉलिक्यूल्स, चेन ऑफ मोनोमर्स. समझ गए ना. तो पॉलीमरिक सब्सटेंसेस होते हैं भाई. प्रोटीन्स भी पॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड के, कॉम्प्लेक्स शुगर पॉलीमर होते हैं सिंपल शुगर के, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के. बट आपको मैं नीट में आया हुआ सवाल है ये, लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर्स. इसीलिए तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर वेट उनका 10,000 डाल्टन से ऊपर होता भी तो नहीं है, इसीलिए तो 800 डाल्टन से कम है उनका मॉलिक्यूलर वेट. इसीलिए तो 800 डाल्टन से कम है उनका मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि वो पॉलीमर ही नहीं होते, वो पॉलीमराइज करते ही नहीं है. दे आर नॉट पॉलीमर्स. आगे ये आपको चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगी बेटा. ठीक है ना.
Then why do lipids whose molecular weight do not exceed 800 Dalton come under acid insoluble fraction और macromolecule? अगर वो पॉलीमर नहीं होते, अगर उनका मॉलिक्यूलर वेट इतना एक्सीड नहीं करता, फिर भी कैसे आ गए? Lipids are indeed small molecular weight compounds present not only as such but also arranged into structures like cell membrane and other membranes. बोला lipids usually cell membrane, other membranes में present होता है. जब हम ग्राइंड करते हैं टिश्यू को, वी आर डिसरप्टिंग द सेल स्ट्रक्चर, हम सेल स्ट्रक्चर को डिसरप्ट कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं. सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू पीसेस. सेल की मेम्ब्रेन और अदर मेम्ब्रेन बेटा टुकड़ों में टूट गई एंड इट फॉर्म्स वेसिकल्स व्हिच आर नॉट वाटर सॉल्युबल. वेसिकल्स बना लेते हैं और इसीलिए therefore the membrane fragments in the form of vesicle get separated along with the acid insoluble pool and in the macromolecular fraction lipids are not strictly a macromolecule. बना दीजिए, एक थम्स अप बना दीजिए अगर आपको तगड़ा लगा ये कॉन्सेप्ट. और अगली जो 4 लाइन लिखी हुई है ना बेटा, इसमें से कुछ कुछ हमें नोट डाल के लिखना है, ठीक है ना? बताइए किसी को कोई समस्या? एक एक लाइन एनसीईआरटी की क्लियर हुई? यहां से लेके यहां तक एक नोट बना के लिखिए. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, उसके लिए जरूरी है, ठीक है ना? हमने साइड में एक एनसीईआरटी का एक पॉइंट है, एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट्स रफली द साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन एंड द मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म and organally become the acid insoluble fraction. बोला कि यार जो आपकी साइटोप्लाज्म में यूजुअली कंपोनेंट्स होते हैं ना बेटा, सेल है ना, सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल में न्यूक्लियस है, सेल में साइटोप्लाज्म है. यूजुअली देखोगे सेल के साइटोप्लाज्म में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो माइक्रोमोलिक्यूल्स वाले होते हैं. तो यही बोला है कि एसिड सॉल्युबल पूल यानी कि माइक्रोमोलिक्यूल जो होता है दैट रफली रिप्रेजेंट्स द साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन. बोला साइटोप्लाज्म में जो कंपोनेंट्स है ना, ऑलमोस्ट वही कंपोनेंट्स आपके बेटा, ऑलमोस्ट वही कंपोनेंट आपके एसिड सॉल्युबल या रिटेंटेड वाले में आते हैं. बचे हुए जो साइटोप्लाज्म के कंटेंट है या सेल ऑर्गेनेली का कंटेंट है, जैसे न्यूक्लियस के अंदर का कंटेंट है न्यूक्लिक एसिड्स या एंजाइम्स हो गए या प्रोटीन्स हो गए, तो सेल ऑर्गेनेली के जो कंपोनेंट्स होते हैं अलोंग विद जो बचे हुए साइटोप्लाज्म का कंटेंट है वो आपके मैक्रो को रिप्रेजेंट कर रहा है. बट मोस्टली जो आपकी साइटोप्लाज्म का कंटेंट है वो एक्चुअल में फिल्टरेट में आ जाता है, एसिड सॉल्युबल पूल में आ जाता है, और दोनों को मिला के ही तो बोलते हैं बेटा आपके लिविंग टिश्यू का केमिकल कॉम्पोजिशन. डन 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 कर लो, इसे नोट कर लो. मैं ये वाला टेबल आपको अभी लिखवाऊंगी, आप चाहो तो बेटा ये टेबल वैसे यहीं से लिखवाऊंगी क्या बेटा, यहीं से देख के अभी हम लिखेंगे, पर पहले आपने यहां तक नोट कर लिया है तो मुझे एक थम्स अप दे दीजिए. जल्दी 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 करना है बेटा, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ. साइड वाला जो टेबल है ना, देखो आज तक तो क्वेश्चन नहीं आया है, बट नेवर से नेवर, है ना? तो कुछ कुछ टेबल्स दी हुई एनसीईआरटी में क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है बेटा. ये दिखाया हुआ है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल. आप हेडिंग ऐसे ही डालो, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल. वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन अ सेल बेटा. आप अगर किसी भी सेल में बेटा, इसीलिए तो हमारे लिए पानी इतना जरूरी होता है. अगर आपको पूछा जाए विच इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल फाउंड इन अ लिविंग सेल, तो हमारे सेल में सबसे ज्यादा होता है पानी. देख भी पा रहे हो 70 से 90% सेल का होता है पानी, 10 से 15% होता है प्रोटीन्स, 5 से 7% होता है न्यूक्लिक एसिड, फिर आता है 3, 2, 1. बहुत इजी है ये डेटा याद रखना. 3 होता है आपका बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, 2 होता है आपका लिपिड्स और 1 होता है आपका आयन. इस तरीके से ना लिखने की बजाय ना हाई टू लो लिखो बेटा. आप ना न्यूक्लिक एसिड को यहां लिखना प्रोटीन्स के बाद, फिर कार्बोहाइड्रेट लिखना, फिर लिपिड लिखना, फिर आयन लिखना. पहले आप वाटर लिखो, वाटर के बाद प्रोटीन लिखो, हाई टू लो लिखना डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना? फिर आप लिखो न्यूक्लिक एसिड, फिर आप लिखो कार्बोहाइड्रेट्स, फिर आप लिखो लिपिड्स, फिर आप लिखो आयन. द मोस्ट अबंडेंट केमिकल बेटा 70 से 90% इन अ लिविंग सेल इज पानी. और यहाँ पे हम लिख भी लेंगे, मैं इसको नोट डाल के अभी लिखवा भी देती हूँ. फिर आते हैं प्रोटीन्स बेटा 10 से 15%, फिर आते हैं न्यूक्लिक एसिड, ये आते हैं 5 से 7%, फिर तो बेटा 3, 2, 1.
1% आयंस हो गए, 2% लिपिड्स हो गए, 3% कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। इसे डन कर लो, इसे डन कर लो फटाफट से, डन कर लो, डन 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 डन, फटाफट फटाफट फटाफट। और इस टेबल के नीचे हम बस एक लाइन लिखेंगे, हालांकि इस टेबल से तुम्हें पता चल रहा है, बट फिर भी बेटा, फिर भी लिख लेना, वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल, water is the most abundant chemical, water is the most abundant chemical found in a living cell. Water is the most abundant chemical found in a living cell. ठीक है ना मैम, क्लास में ही याद हो गए, बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड। अब बेटा देखो, हमने ये तो पता कर लिया कि क्या क्या केमिकल कॉम्पोजिशन होता है हमारे सेल का, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा एश एनालिसिस टेस्ट, एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है एश एनालिसिस टेस्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जो एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन जहां दी हुई थी उसके नीचे ही दिया हुआ है। तो हमें अभी डायरेक्ट करना है, हम बिल्कुल बेसिक्स कर रहे हैं बेटा। अभी हमने पता कर लिया कि किसका साइज कितना होता है, किस मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, उसको ऐसा क्यों बोलते हैं। अब हमें एनालिसिस करनी है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आपके एसिड सॉल्युबल में ही आते हैं, बट आपको अगर स्पेसिफिकली जानना है इनऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस करनी है, उसको करने के लिए जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, उसे बोला जाता है बेटा ऐश। ये वो ऐश है बेटा जो अभी तो कर रहे हैं कुछ बच्चे वैसे, ठीक है ना, बट मोस्टली अभी तुम्हारी जर्नी में एब्सेंट है। हाँ, ये वो ऐश होगा बेटा, ये एक्चुअल में ये वो ऐश नहीं है बेटा, ये वो वाला ऐश नहीं है, मौज मस्ती वाला ऐश नहीं है भाई, ठीक है ना। ये एक्चुअल में पता है कौन सा ऐश है, ये वो ऐश है जब तुम सिलेक्ट हो जाओगे ना तो तुम्हारे रिश्तेदार बेटा ऐश में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐश, ऐश, समझ रहे हो ना, दिस इज दैट ऐश। तो हमें डायरेक्ट हेडिंग डाल रही है, ये भी बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है। दिस इज कॉल्ड एज बेटा ऐश एनालिसिस टेस्ट। अभी हम एनालिसिस ही कर रहे हैं, ऐश एनालिसिस टेस्ट। ऐश इज द रॉक, यस यू हैव हर्ड मी राइट बॉयज एंड गर्ल्स। नहीं, पोकेमॉन वाला भी ऐश नहीं है भाई, पोकेमॉन करने हैं हासिल पिकाचू। चलिए, हाँ जी, ऐश एनालिसिस टेस्ट। ऐश एनालिसिस टेस्ट किया क्यों जाता है, सबसे पहले तो आपसे ये पूछेंगे। तो ऐश एनालिसिस टेस्ट क्यों किया जाता है? टू नो अबाउट द इनऑर्गेनिक कंटेंट। आपको अगर सेल के अंदर पता करना है कि कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा टेस्ट किया जाता है ऐश एनालिसिस टेस्ट, ठीक है ना। टीम रॉकेट, आज जाके देखती हूं थोड़ा सा ये कार्टून। हाँ, इसको करने का एक प्रोटोकॉल है, आपको उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। आपको अपने मन से नहीं करना है कि मैम ऐसा क्यों किया। भाई लैब में जब भी आप आगे काम करोगे तो देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स जिसे फॉलो किया जाता है, जो कई सालों से चल रहा है। अनटिल एंड अनलेस उसमें कुछ गड़बड़ है तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं, तो इसी तरीके से फॉलो किया जाता है। एक फ्लोचार्ट में लिखते हैं। सबसे पहले हम सेल लेंगे, कोई भी लिविंग सेल हम ले रहे हैं, सेल को हम सबसे पहले वे करते हैं। अभी मैं आपको एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी। वे मतलब उसको हमने वजन उसका कितना नापा। जो वजन आता है ना बेटा, उसे एक्चुअल में बोला जाता है वेट वेट। ऐसा क्यों? क्योंकि सेल में 70 से 90% क्या है, पानी है ना। 70 से 90% तो पानी है मैम। तो जब मैं सेल को एज इट इज उठा के उसका वजन कर रही हूं, तो जो वे हमने उसे किया, तो जो वेट आता है मेरे पास उसे हम कहते हैं वेट वेट, क्योंकि भैया पानी ही पानी था ना उसके अंदर, सबसे पहले पानी ही पानी था। अब मैं इसे बेटा क्या कर रही हूं ना, मैं इसे हीट कर रही हूं, मैं इसे हीट कर रही हूं, बेसिकली मैं इसे ड्राई कर रही हूं। इसमें से मैं पानी
हटा देना चाहती हूँ, सेल के अंदर जो 70 से 90% पानी है उसको मेरे को हटाना है। तो बेटा हटाने से जैसे आप पानी को हटा देते हो, और पानी को हटाने के लिए आपने हीट किया, आपने जलाया नहीं, बर्न नहीं किया बेटा, आपने सिर्फ हीट किया ताकि पानी इवेपोरेट कर जाए। और इसको करने के बाद आपने फिर से इसको क्या किया बेटा, वे किया। जब आप इसे फिर से वे करोगे तो अब आपके पास जो वेट आता है उसे बोला जाता है ड्राई वेट। सेल का अब क्या आता है बेटा आपके पास, अब आता है आपके पास सेल का ड्राई वेट। और अब आप क्या करोगे बेटा, अब आप इसको बर्न करोगे, बर्न, आग लगा डाला बेटा, लाइव झिंगा लाला, वेन यू आग लगा डाला, वेन यू आग लगा डाला तो बेटा नाउ व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज एश। आपको राखी तो मिली। अच्छा, जब आप बर्न कर देते हो तो इससे क्या होगा, इससे कार्बन पार्ट बर्न हो जाएगा ना, ऑर्गेनिक पार्ट बर्न हो जाएगा, ऑर्गेनिक पार्ट गॉन हो जाएगा कि नहीं जब आप किसी को बर्न करते हो तो। और ऑर्गेनिक पार्ट बच गया, सॉरी ऑर्गेनिक पार्ट गॉन हो गया, अगर बर्न हो गया तो जो तुम्हारा ऐश बचा इसमें इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ही तो हुए ना, तो पता चल जाएगा इसमें क्या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स लेफ्ट, दैट्स इट। बताइए किसी को कोई दुखदर्द समस्या, बताइए। यस एवरीवन, डन 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 डन। डन। मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूँ ऐश एनालिसिस टेस्ट की। ये तो बेसिक साइंस है बेटा। सेल को मैंने एज इट इज लिया, उसमें बहुत सारा पानी होता है, जब मैं उसे एज इट इज वे कर रही हूं तो मुझे सेल का मिल रहा है वेट वेट। सेल को मैंने स्लाइटली हीट किया, उसमें से पानी गायब हो गया, अब मैं उसे वे कर रही हूं तो मुझे मिल रहा है बेटा ड्राई वेट। फिर मैंने उसे बर्न कर दिया, बर्न करने से मेरे को जो कंपोनेंट मिला उसे मैं कह रही हूं ऐश। ऐश में सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बचे हुए होते हैं, हो गया। डन। चलो इसकी रीडिंग कराती हूं एक बारी, जो इसके नीचे दिया हुआ था ना, एक बारी इसको खोलो। देखो, वन वेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, हमने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू लिया और वो बर्न हो, सॉरी लिविंग टिश्यू मैं बर्न कर रही हूं आपका कमेंट पढ़ के। वे किया आपने लीफ या लिवर, इसको आपने बोला वेट वेट। फिर आपने उसे ड्राई किया, ड्राई मतलब स्लाइटली हीट किया, पानी इवेपोरेट हो गया, ऑल दी वाटर इवेपोरेट्स, पानी इवेपोरेट कर गया बेटा, रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट। अब आपने उसे वे किया तो आपको मिला ड्राई वेट। नाउ इफ द टिश्यू इज फुली बर्न्ड, अगर आपने उसको जला दिया बेटा, देन ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बन कंपाउंड्स बर्न हो जाएंगे इनटू CO2 वाटर वेपर एंड आर रिमूव्ड। What is remaining is called as ash. जो बचा हुआ है उसे ash कहते हैं। Ash contain inorganic elements like calcium, like magnesium, etc, etc, etc. ये सारे कंपोनेंट्स बचे रहेंगे। बताइए हाँ या ना। आगे बढ़े, फिर मैं अब कमेंट्स ऑफ करने जा रही हूं बेटा, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग फ्रूटफुल बात तो कोई कर नहीं रहे कमेंट्स में, तो कमेंट्स ऑफ कर देते हैं, ठीक है ना। आप मुझे एक थम्स अप दे दीजिए अगर बेटा अभी तक आपने एनालिसिस में आपको कोई दिक्कत नहीं है कि कैसे पता चला मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल के बारे में, और फिर स्पेसिफिकली अगर आपको पता करना है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो आपने क्या प्रोटोकॉल फॉलो किया। पहले सेल को वे किया, हीट करके वे किया, फिर बर्न कर दिया, फिर आपके पास जो बचा उसे ऐश बोलते हैं, फिर ऐश में आपके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है। कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं, ठीक है, शानदार। बेटा मन लगा के पढ़ो, जिनको बकवासगिरी करनी है, फालतूगिरी करनी है बेटा करने दो, आप मत फोकस करो। जीवन में वो खुद कुछ कर ही नहीं पाएंगे बेटा, वैसे ही रह जाएंगे जो कर रहे हैं। कमेंट आपस में बातें लगे पड़े हैं, कुछ भी बकवास करे जा रहे हैं, पढ़ना लिखना भूल गए, छोड़ दो, है ना। अपना बेटा जो जैसी स्थिति में हम हैं, हम उसको अपने आप को बाहर निकालना ही नहीं चाहते, है ना। पेरेंट्स को अच्छी जिंदगी देना ही नहीं चाहते, ऐसे तो दे भी नहीं पाओगे ना बेटा, ऐसे दे भी नहीं पाओगे,
मेहनत करोगे तभी अपने आप को भी अपलिफ्ट करोगे और परिवार को भी अपलिफ्ट करोगे। फालतूगिरी करोगे तो फालतू बन के रह जाओगे बेटा, ठीक है ना। पढ़ लो चुपचाप से, तब से देख रही हूं। अब बेटा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का अरे यार मैं ये क्यों ऑन कर रही हूं, मेरे को ब्राइटनेस बढ़ानी थी। इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट से तो बेटा डायरेक्ट टेबल से क्वेश्चन आता है। एक टेबल दी हुई है, ये देखो, एक ऐसी टेबल दी हुई है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की टेबल दी हुई है। लगातार 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है सेकेंडरी मेटाबोलाइट से। याद रखने वाला टॉपिक है बट बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी। देखो एक यहीं पे अब मैंने खोला है ना, देखो मैं एक चीज दिखाती हूं, ठीक है ना। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट का बेटा लास्ट पार्ट है। अब इसके बाद बेटा हमारे मेजर टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, जो भी हमें पढ़ने हैं इसके बाद वो स्टार्ट हो जाएगा। ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक लास्ट टॉपिक है। मेटाबोलाइट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट से क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। एग्जांपल बताओ, कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट है, एल्केलॉइड्स है, टर्पिनॉइड्स है, मैं बता रही हूं अभी। देखो एक लाइन दी हुई है इसमें, if one were to make a list of biomolecules, such a list would be having thousands of organic compounds including amino acids, sugar, etc. And for reasons that are given in section 9 point whatever, we can call these biomolecules as metabolites. यार अगर आप देखो, आपकी बॉडी में बोला कि अगर आप बायोमोलिक्यूल्स की एक लिस्ट बनाओ, तो आपके पास बेटा लिस्ट में तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स है आपके पास, थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स है ना, कि बताओ कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं आपके पास। ग्लूकोज है, शुगर है, डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं। तो बोला कि ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसी की भी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं ना, ये कंपाउंड्स, ये मॉलिक्यूल्स, ये किसी की भी बॉडी के अंदर, प्लांट्स में हो गए, माइक्रोब्स में हो गए, फंजाई के अंदर हो गए, ये जो इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो एग्जिस्ट करते हैं किसी भी प्लांट, किसी भी एनिमल, किसी भी बैक्टीरिया, किसी की भी बॉडी के, माइक्रोब, किसी की भी बॉडी के अंदर ये जो बेटा सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, इन्हीं को मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। लेकिन ये मेटाबोलाइट्स 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, एक होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। एनी ऑफ दीज सब्सटेंसेस बेटा, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, एनी काइंड ऑफ पिगमेंट, एनी काइंड ऑफ बेटा एसेंशियल ऑयल, अभी मैं आपको बताती हूं, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं, व्हाट आर मेटाबोलाइट्स। भाई मेटाबॉलिक रिएक्शन में यूज होने वाली चीजें, मेटाबोलाइट्स। मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होती हमारी बॉडी के अंदर, कैटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन। आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं। तो एनीथिंग बेटा दैट इज अ पार्ट ऑफ योर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में होता क्या है, ब्रेकडाउन एंड फॉर्मेशन। कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना, एनाबॉलिज्म मतलब बनना, यही तो मेटाबॉलिज्म है। तो बोला आपकी बॉडी के इसी मेटाबॉलिज्म में, पर जरूरी नहीं है कि सारे सब्सटेंसेस का डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में रोल होता है। तो आप कहते हैं कि भैया ऐसे कुछ सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, लाइक अमीनो एसिड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेनी सच substances which are found in the body of organisms are called as metabolites. But metabolites are of 2 types. One is called as primary metabolites, one is called as secondary metabolites. अब होते क्या है देखो, ठीक है ना। डिफरेंस क्या है, मेटाबोलाइट्स तो चलो ये सब्सटेंसेस हो गए। एनी सब्सटेंस और कंपाउंड्स that are found in organisms, animal,
plant, fungi and are part of metabolic रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म। किसी की भी बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं, बन रहे हैं, है ना, पाए जा रहे हैं, उसे आप बोल रहे हैं मेटाबोलाइट्स। लेकिन ये मेटाबोलाइट्स मैम दो प्रकार के हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो इनकी बॉडी में पाए जा रहे हैं उन्हें बोला जाता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बेटा जो इनकी बॉडी में पाए जा रहे हैं उन्हें बोला जाता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। कुछ जिन्हें आप कह रहे हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, कुछ आप कह रहे हैं जिन्हें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इससे आपको और बेटर समझ में आएगा। यार देखो, कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंसेस मिलते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूं क्या आप ग्लूकोज के बिना सरवाइव कर लेंगे, क्या आपकी बॉडी में अमीनो एसिड्स नहीं होंगे तो आप सरवाइव कर लेंगे, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस में या आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके बिना सर्वाइवल मुश्किल है। क्या प्लांट क्लोरोफिल के बिना बेटा जिंदा रह सकता है? क्या आप हीमोग्लोबिन के बिना जिंदा रह सकते हैं? तो आपकी बॉडी के अंदर बेटा कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है आपकी फिजियोलॉजिकल ग्रोथ पे, आपकी फिजियोलॉजी पे, आप पे डायरेक्ट असर पड़ता है। अगर आप उनको निकाल देंगे तो आपकी बॉडी में इंपैक्ट, उसका असर दिखेगा। मतलब दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपकी सर्वाइवेबिलिटी उसके बिना नहीं हो सकती। दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर नॉर्मल बॉडीज फिजियोलॉजी। ग्लूकोज हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर बॉडी, अमीनो एसिड हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेटाबोलाइट्स ही तो है, ये सब्सटेंसेस ही तो हैं, ठीक है ना। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बॉडी। अगर आपने इसको निकाल दिया, प्लांट से क्लोरोफिल निकाल दिया, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उनका रोल इतना इंपॉर्टेंट है आपकी फिजियोलॉजी में। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आप अपने लिए नहीं कहते हो। ह्यूमंस के केस में आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात नहीं करते। ह्यूमंस के केस में, हमारी बॉडी में हम सिर्फ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की बात करते हैं। अभी आप समझोगे क्यों। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं बेटा जो किसी प्लांट, किसी फंजाई या किसी माइक्रोब के अंदर बने और आपको उस सब्सटेंस का उसकी बॉडी के अंदर ही रोल नहीं पता है। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं बेटा, मॉर्फिन, कोडीन। कुछ ऐसे पॉलीमरिक सब्सटेंस होते हैं बेटा, रबर हो गया, गम हो गया। कुछ ऐसे बेटा और भी अदर सब्सटेंसेस, एसेंशियल ऑयल्स, कितने सारे एसेंशियल ऑयल्स हम प्लांट से निकालते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स जो जिनकी बॉडी में पाए जा रहे हैं, उन्हीं की बॉडी में हमें रोल नहीं पता है कि एग्जैक्टली वो रोल क्या करती है। अननोन रोल है, स्टिल अनक्लियर कि उनकी बॉडी में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, पर उनकी बॉडी में है, बन रही है, ठीक है ना। बट उनमें अननोन है कि कर क्या रही है, बट उसे ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज किया जा सकता है। अगर आप उसको उसकी बॉडी से निकाल दो तो हम उसे अपने बेनिफिट के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए 100% इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को बोला जाता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का डायरेक्ट रोल नहीं पता है, जिनकी बॉडी में बन रहा है उनके अंदर इनको, हमें इसका रोल नहीं पता है। बट वी कैन यूटिलाइज दो सब्सटेंसेस, वी कैन यूज दोज मेटाबोलाइट्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर, फॉर आवर ओन यूज। कितने सारे एसेंशियल ऑयल्स बेटा आप सर पे लगाते हो, कितने सारे एसेंशियल ऑयल स्किन के लिए आते हैं, कितने सारे ड्रग्स बेटा मेडिसिनल वैल्यू के होते हैं, कितने सारे पिगमेंट्स हम ऑब्टेन करते हैं प्लांट से। तो लाइक दैट। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में हम लिखते हैं substances with known function and have a direct role in the physiological process in the body of
ऑर्गेनिजम्स जहां पाए जा रहे हैं उन सब्सटेंसेस का रोल पता है. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फॉर एग्जाम्पल अमीनो एसिड्स, फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफिल एक्सेट्रा. ठीक है. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमारी बॉडी में हम नहीं कहते हैं, आर फाउंड इन सर्टेन प्लांट microbe, fungi with unknown function in them, but these can be utilized by us for human welfare. जहां बने वहां नहीं पता है, लेकिन हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी बेनिफिट के लिए. मुझे बताइए इस डेफिनेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम? फिर आगे बढ़ेंगे. प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट को समझने में किसी को बेटा कोई भी दुख, दर्द या समस्या है तो प्लीज बता दीजिए जल्दी जल्दी. तो आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस में जो सब्सटेंसेस आपको मिल रहे हैं मेटाबॉलिज्म के दौरान, मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान, उन सब्सटेंसेस को, उन कंपाउंड्स को आपने मेटाबोलाइट्स बोला. किसी किसी की बॉडी में आपको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स दिख रहे हैं, किसी किसी की बॉडी में आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दिख रहे हैं. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बेटा वो होते हैं जिनका आपको डायरेक्ट रोल पता है कि वो क्या कर रहे हैं उसकी बॉडी के अंदर, उनका डायरेक्ट रोल क्या होगा बॉडी में. और अगर आप उनको निकाल दोगे ना तो उनकी बॉडी इंपैक्ट हो जाएगी, क्योंकि उनका नोन फंक्शन होता है. यू नो व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, क्लोरोफिल. बट कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बेटा जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में बनते हैं आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं, जिनकी बॉडी में बने, आपको उन्हीं के अंदर उसका फंक्शन नहीं पता है. बट आप उनको अगर एक्सट्रैक्ट करोगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, रबर निकाल लिया तो पेड़ थोड़ी बेटा मर जा रहा है. एसेंशियल ऑयल निकाल दिया तो बेटा उसको थोड़ी इंपैक्ट कर रहा है ना. तो ऐसे कुछ सब्सटेंसेस जो आप उनसे निकाल सकते हो जो उनके अंदर अननोन फंक्शंस है, बट यू कैन यूज इट फॉर योर ओन वेलफेयर. इसकी हम एक टेबल बनाएंगे. सेकेंडरी मेटाबोलाइट की टेबल से लगातार बेटा 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है. डेफिनेशन से क्वेश्चन कम आता है, बट डेफिनेशन भी याद रखना. आज के डेट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. हाँ, एग्जांपल्स बता रही हूँ ना. अब बच्चे पूछेंगे इसके एग्जांपल बताओ. बहुत सारे एग्जांपल्स है. देयर आर पॉलीमरिक सब्सटेंसेस, देयर आर एसेंशियल ऑयल्स, देयर आर ड्रग्स, देयर आर बेटा टर्पीनॉइड्स, है ना. सो वी आर गोइंग टू राइट द एग्जाम्पल एज पर एनसीईआरटी's टेबल. तो आप ये वाली टेबल बनाइए, टेबल 9.3. यही सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है. फिर मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी. मेक दिस टेबल. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. लिखिए, फिर मैं आपको बता रही हूं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है. हाँ सौम्या बेटा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. ठीक है ना. डन. आप इसे बनाइए बेटा. टेक 2 मिनट्स टाइम, 3 मिनट्स टाइम. आप इसे बनाइए. कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं बता रही हूं. जैसे दिया हुआ है बेटा पिगमेंट्स, फिर दिया हुआ है एल्केलॉइड्स, फिर दिया हुआ है टर्पीनॉइड्स. पिगमेंट्स, एल्केलॉइड्स, टर्पीनॉइड्स, एसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन्स, लेक्टिन, ड्रग्स, पॉलीमरिक सब्सटेंसेस. बेटा ड्रग्स का मतलब वही ड्रग्स नहीं होता जो पीछे म्यूजिक बजने लगा. दिस इज नॉट दैट ड्रग. ओके, ड्रग्स आर यूजफुल ड्रग्स. उसको मिसयूज करते हैं लोग तो फिर वो वाला म्यूजिक समझ में आता है. ठीक है ना. मैम कर लेंगे बुक से नहीं अमृता बेटा. काल करे सो आज कर, आज करे सो अब. इसे लिखिए. ठीक है ना. तो
पिगमेंट्स होते हैं, जैसे जैसे बेटा आप देखोगे मॉर्फिन को यूज किया जाता है एज अ सीडेटिव, है ना, पेन रिलीवर की तरह यूज किया जाता है, बट लोग उसे क्या करते हैं बेटा, मिसयूज करते हैं, एज अ ड्रग यूज कर लेते हैं। सारे याद रखने हैं नहीं यशिता बेटा, तू एक काम कर, तू छोड़ दे इसे बेटा, तू एक काम कर, सिर्फ पिगमेंट याद कर ले। कैसी बात कर रहे हो यार, हाँ कह रहे सारे याद करने, नहीं नहीं, नीट में बेटा तेरे लिए रिलैक्सेशन रहेगी। तो ये पिगमेंट्स के बेटा आप सब कैसे क्वेश्चन पूछेंगे पता है, कि बताओ एंथोसाइनिन कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट से बिलोंग करता है, इज इट अ पिगमेंट, इज इट अ एल्केलॉइड, इज इट अ टर्पिनॉइड, इज इट एन एसेंशियल ऑयल? समझ रहे हो? और आधे तो बेटा तुम्हें ऐसे ही याद हो जाएंगे, जैसे एसेंशियल ऑयल के नाम में तो बेटा देखो ऑयल लगा हुआ है, लेमन ग्रास ऑयल। टर्पिनॉइड के नाम में टर्पीन लगा हुआ है, मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन। पिगमेंट्स यूजुअली आपने पढ़े हुए होते हैं बेटा, ये कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन, ठीक है ना, पॉलीमरिक सब्सटेंसेस, अभी तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगी भी, सेल्यूलोज, पेपर पल्प बनता है, ये जो पेपर है आपका ये सेल्यूलोज ही तो है, ठीक है ना। गम हो गया बेटा जो आपके पास बेटा भर भर के है, वो वाला गम और ये वाला गम, सो इट्स अ पॉलीमरिक सब्सटेंस। रबर तो कुछ के तो नाम से समझ में आ रहा है, इससे बेटा क्वेश्चन आया था लेक्टिन से, लेक्टिन से क्वेश्चन आया था, कौन कैना वैलिन ए is a type of which secondary metabolite, so it's a lectin. Morphine and codeine are alkaloids, aberrin and ricin are toxin. विनब्लास्टिन के बारे में भी हम पढ़ेंगे 12वीं कक्षा में, विनब्लास्टिन एंड कर्क्यूमिन दे आर द ड्रग्स। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है बेटा। साइनिन इज इक्वल टू कलर, आयुष बेटा एब्सोल्युटली राइट। What is the difference between gum and thermocol? सतीश बेटा एक काम करूंगी मैं, इसकी क्लास SUPW की एक क्लास ले लेंगे, ठीक है ना, तब बताऊंगी। डन हो गया, सिर्फ डन मत कीजिए बेटा, इसे याद करना है। आज की क्लास हमने सिर्फ इंट्रोडक्टरी रखी है बेटा, बेसिक्स, केमिकल कंपाउंड्स कैसे पता चलते हैं, क्या केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, क्या मेटाबोलाइट्स होते हैं, क्या प्राइमरी होते हैं, क्या सेकेंडरी होते हैं, ओनली इंट्रोडक्टरी। कल से अब आपको स्ट्रक्चर्स बनाना स्टार्ट करना है, बट दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आज तो हमने सिर्फ और सिर्फ बेटा इंट्रोडक्शन किया है, चैप्टर की असली शुरुआत कल होगी। इसका ये मतलब नहीं यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, अच्छे अच्छे टॉपिक आज भी पढ़े, क्वेश्चन अभी भी आएगा, ठीक है ना। The most exciting aspect of chemistry deals with isolating thousands of compounds, small and big, from living organisms, determining the structure and if possible synthesizing them. बोला कि सबसे exciting chemistry का जो aspect होता है वो ये होता है कि आप चीजों को आइसोलेट करते हैं, चाहे कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म से उनके स्ट्रक्चर्स को पता करते हैं, और हो सकता है कि आप उसको फिर सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब देखो, in animal tissue one notices the presence of all such categories of compounds shown in figure 9.1. फिगर 9.1 पता है कौन सा है बेटा, एक बार आप खोल के देखो फिगर 9.1। फिगर 9.1 में आई थिंक वो सारे डायग्राम्स बने हुए हैं, मुझे थम्स अप देना, वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, अलग अलग अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर, लेसिथिन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ होगा, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ होगा, डीऑक्सीराइबोज, राइबोज शुगर्स का स्ट्रक्चर बनाया हुआ होगा, नाइट्रोजनस बेसेस का, एक पूरे पेज में डायग्राम बना हुआ है। 9.1 लेक्टिन है बेटा, लेक्टिन है वो 9.1 में, वही बना हुआ है ना, पूरे पन्ने में डायग्राम पूरा बना हुआ है। यस, वो सारे ही कंपोनेंट्स। अरे भाई आधे लोगों को एनसीईआरटी नहीं देखनी आ रही है, देखना नो लिख रहे हैं, नलायक बेवकूफ यार। ओ माय गॉड दीज पीपल यार, क्या पढ़ाई लिखाई करते हो भाई तुम लोग, लायक हो तुम लोग जो नो लिख रहे हैं। मैं अभी बताती हूँ, क्लास 11th एनसीईआरटी, हद हो गई भाई, हद हो गई, हो ही नहीं सकता, मुझे गारंटीड याद है 9.1 में वही बनाया हुआ है। ओहो, अरे भाई ठीक है, न्यू एनसीईआरटी ही देख लो, न्यू में है पेज 107।
अरे भाई अपना बायोमोलिक्यूल खोलो, एक ऐसा पन्ना मिलेगा जिसमें सिर्फ डायग्राम बनाया हुआ है, सिर्फ स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, ग्लूकोज, डीऑक्सीराइबोज, राइबोज, कोलेस्ट्रॉल, लेक्टिन, प्यूरिन्स, पायरिमिडीन्स, न्यूक्लियोसाइड। ओहो, बोला कि इन एनिमल टिश्यू जब हम देखते हैं वो सारे कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड्स को, उन सारे को हम बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, वी नो देयर रोल, वी नो देयर फंक्शन। However, when one analyzes the plant, fungal and microbial cell, we will see thousands of compound other than these primary metabolites. बोला उनके बॉडी के अंदर इसके अलावा बहुत सारी चीजें मिलेंगी, एल्केनॉइड्स, फ्लेवेनॉइड्स, रबर, ठीक है ना, यही सारे कंपोनेंट्स, एल्केलॉइड्स जिसमें आपको दिख रहे हैं बेटा मॉर्फिन, कोडीन, फ्लेविनॉइड्स मिलेंगे, पिगमेंट्स है, रबर मिलेंगे, पॉलीमरिक सब्सटेंसेस है, ऑयल्स है, एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, colored pigments, scents, gums, spices, spices भी तो मिलते हैं प्लांट से, उससे निकाल लिया तो कोई दिक्कत थोड़ी हो गई, उसमें तो अननोन फंक्शन है, बट हम अपने वेलफेयर के लिए यूज कर सकते हैं। These are called as secondary metabolites. While primary metabolite have identifiable functions and play a known role in normal physiological process, we do not at the moment understand the role or function of ऑल सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। बोला प्राइमरी मेटाबोलाइट का तो फंक्शन हम जानते हैं, बट सेकेंडरी मेटाबोलाइट में हम अभी भी बहुत सारों का फंक्शन होस्ट के अंदर, यानी जिसकी बॉडी के अंदर वो बना उसी को होस्ट बोल रहे हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर, जिसके बॉडी के अंदर वो बना उसी के अंदर हम उसके फंक्शन अभी नहीं जानते हैं। हाउएवर मेनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर। रबर, ड्रग, स्पाइस, सेंट, पिगमेंट, some secondary metabolite have ecological importance. In later chapters you will learn more about this. ठीक है ना, बताइए किसी को कोई दुख दर्द समस्या? टेबल बना लिया है सारे लोगों ने? टेबल बना लिया है बेटा? आज का टॉपिक जो मैंने पढ़ाया, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए। अगर टेबल अभी भी बना रहे हो तो फटाफट से बना लो और डन कर लो। अभी वो जो मैं टेबल बता रही हूं ना, वो वाला 9.1 वाला फिगर, वो तो मैं आपको पढ़ाऊंगी बेटा, अभी तो पढ़ा ही नहीं है हमने वो, ठीक है ना। डन कर लो। डन। देखो वैसे जो हमें अगला टॉपिक स्टार्ट करना है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। रिवीजन करा दूं, जितना अभी तक पढ़ा है रिवीजन करा दूं क्विकली, पक्की बात? ईमानदारी से करोगे? ईमानदारी से करोगे? फ्लैविनॉइड्स आर वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट्स दैट यू ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। देखो रिवीजन कराती हूं अभी तक जो पढ़ा है, कल कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो फटाफट से मेरे साथ रिवाइज करो, ठीक है ना। देखो बायोमोलिक्यूल्स में हमने बोला ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स फाउंड इन अ लिविंग सेल, बट सेल के अंदर कार्बन कंटेनिंग मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड्स मिलते हैं, ये सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। हमें करनी है केमिकल एनालिसिस, हमें जानना है सेल के अंदर क्या है। हमने क्या किया बेटा, सारे बच्चे रिवाइज करो ईमानदारी से। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड लिया, लिविंग टिश्यू लिया, एक वेजिटेबल पीस ले लिया, एक लिवर पीस ले लिया, स्लरी बनाई, चटनी बनाई, एसिड के अंदर चटनी बनाई। कुछ कंपोनेंट बेटा, अब देखो सेल के अंदर क्या है बेटा, सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनेली है, साइटोप्लाज्म है। जब हमने इसका पेस्ट बनाया और उसे जब छाना तो एक छन गया, वो फिल्टरेट था, वो एसिड में सोल्यूबलाइज था इसलिए एसिड सोल्यूबल था, या माइक्रोमोलिक्यूल था। एक जो नहीं छना वो रेटेंटेट था, वो मैक्रोमोलिक्यूल था, या वो एसिड इनसोल्यूबल पूल था। फिल्टरेट का मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन या फिर 1000 डाल्टन से कम। रेटेंटेट का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा। देखो रेटेंटेट वाले पार्ट में मैक्रोमोलिक्यूल में हमारे 4 ही मैक्रोमोलिक्यूल आते हैं, हमारे प्रोटीन्स, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स,
कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, हमारे बेटा न्यूक्लिक एसिड्स और हमारे आते हैं लिपिड्स। हालांकि लिपिड्स का इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम होता है, बट फिर भी वो एसिड इंसॉल्युबल पूल में आते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है नॉट स्ट्रिक्टली अ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। क्यों कहा जाता है अभी बताऊंगी। एसिड सॉल्युबल वाले पार्ट में 18 से 800 डाल्टन या लेस देन 1000 डाल्टन सारे मोनोमर वहां आ जाते हैं, यहाँ पॉलीमर आते हैं। तो यहाँ आते हैं आपके अमीनो एसिड, नाइट्रोजनस बेस, क्या बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, ये सारे आपके बेटा फिल्टरेट वाले पार्ट में आते हैं। अच्छा, एक चीज और एनसीईआरटी ने लिखी है, जब आप सेल को देखते हो तो सेल के साइटोप्लाज्म में ही रफली जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो फिल्टरेट वाले पार्ट है। तो आप देखोगे साइटोप्लाज्म का 80-90% कंटेंट तो बेटा जब आप ऐसे फिल्टर कर रहे होते हो तो वो फिल्टरेट वाले पार्ट में आता है। सो फिल्टरेट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स रफली द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ योर सेल। और मैक्रो में कौन आता है, आपके जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनका कंटेंट, न्यूक्लिक एसिड हो गया, या फिर थोड़ा बहुत जो बचा हुआ साइटोप्लाज्म का कंटेंट है वो आता है आपके मैक्रोमोलिक्यूल वाले पार्ट में। वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल फाउंड इन अ लिविंग सेल। 70 से 90% पानी होता है, फिर होता है प्रोटीन्स 10 से 15%, फिर होता है न्यूक्लिक एसिड 5 से 7%, फिर होते हैं कार्बोहाइड्रेट 3%, फिर होते हैं बेटा लिपिड्स 2%, फिर होते हैं आयंस 1%। ठीक है, कैसे पता करें इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो किया जाता है एश एनालिसिस टेस्ट। लिविंग सेल को एज इट इज वे करते हो तो वेट वेट मिलता है, क्योंकि पानी ही पानी है। फिर उससे बेटा स्लाइटली हीट करते हो, पानी इवेपोरेट हो जाता है, फिर वे करते हो, मिलता है ड्राई वेट। फिर आप उससे बेटा बर्न कर देते हो, कार्बन पार्ट बर्न हो जाता है, ऑर्गेनिक पार्ट बर्न हो जाता है, बचता है आपके पास एश। एश में होते हैं आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हो गई एश एनालिसिस टेस्ट। फिर आती हैं बेटा आपकी मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स आर द सब्सटेंसेस, आर द कंपाउंड्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन योर मेटाबॉलिक रिएक्शन। आपके मेटाबॉलिज्म का पार्ट होती हैं, आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस का पार्ट होती हैं मेटाबोलाइट्स। लेकिन कुछ मेटाबोलाइट्स होती है मैम जो नॉन फंक्शन होता है जिनका, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल रोल पता होता है आपको जिसकी भी बॉडी के अंदर वो बनता है, और अगर आप उसे हटा दोगे तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अमीनो एसिड, नाइट्रोजनस बेस बेटा, लिपिड्स, ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो किसी एनिमल या किसी भी होस्ट की बॉडी के अंदर बना एंड दे हैव नोन फंक्शन। बट कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, पॉलीमरिक सब्सटेंसेस होते हैं, दे डू नॉट हैव अ नोन फंक्शन इन द होस्ट बॉडी एंड वी टॉक अबाउट प्लांट्स, फंजाई, माइक्रोब। बट अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लें तो हमारे ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा रिवाइज करवा दिया बेटा, फुल रिवाइज करा दिया मैंने आपको आज के टॉपिक का, ठीक है ना। एक एनसीईआरटी की टेबल आज दिखा देती हूँ, कार्बोहाइड्रेट आज स्टार्ट नहीं करूंगी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं बेटा, एक छोटी सी टेबल और दिखा देती हूँ, कार्बोहाइड्रेट अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। एक एनसीईआरटी ने ये टेबल दी हुई है, इसे बनाने की जरूरत नहीं है, आज तक इसमें से क्वेश्चन भी नहीं आया हुआ है बेटा, लेकिन नेवर से नेवर, तो टेबल को एक बारी देख के जरूर जाओ, ठीक है ना। यस, टेबल को एक बारी देख के जरूर जाओ। लिपिड वाला पार्ट, अरे भाई कोई बात नहीं, 4 बार रिवाइज करा दिया, एक बारी और देख लेना तू अपने से। अगर इस टेबल को देखोगे बेटा, ये दिखाया हुआ है, एक कंपेरिजन किया हुआ है अर्थ क्रस्ट। अगर हम अपने अर्थ की क्रस्ट की एक लेयर देखें, ठीक है ना, और ह्यूमन बॉडी को देखें तो उनमें कुछ कुछ एलिमेंट्स को कंपेयर किया हुआ है, नॉन लिविंग और लिविंग मैटर में, और ये बताया हुआ है कि काफी सिमिलैरिटी है। अगर आप अपनी बॉडी को देखोगे और अर्थ क्रस्ट के एक लेयर की आप एनालिसिस करोगे एलिमेंट्स की, तो काफी एलिमेंट्स कॉमन मिलते हैं आपको। परसेंटेज अलग हो सकती है कि एक लिविंग सेल के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर किसी भी एलिमेंट का क्या परसेंटेज है, परसेंटेज वेट है, और नॉन लिविंग यानी कि अर्थ क्रस्ट पे उसका क्या परसेंटेज वेट है। कुछ कुछ चीजें अर्थ क्रस्ट में बहुत ज्यादा मिलती है, हमारी बॉडी में बिल्कुल नहीं मिलती। कुछ कुछ चीजें हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा है, अर्थ के क्रस्ट में नेग्लिजिबल है। इसका एक कंपैरिजन दिया हुआ है, ठीक है ना, इसको एक बार देख लेते हैं बस, ठीक है ना। देखो, जैसे कि देखो हमारी बॉडी में वैसे भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, इवन नाइट्रोजन। देखो आप परसेंटेज देखो, और ये यहां तक ना, इवन सल्फर, यहां तक के सारे सब्सटेंसेस आप देखोगे, सल्फर तक ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है। आप कंपेयर करो, ये पांचों चीजें ह्यूमन बॉडी में आपको ज्यादा दिखेंगी, और सोडियम से लेके बेटा सिलिकॉन तक आपको अर्थ क्रस्ट में इनका परसेंटेज वेट ज्यादा दिखेगा।
देखो हाइड्रोजन का कंपैरिजन करो, ह्यूमन बॉडी में 0.5 दिया हुआ है, यहाँ 0.14 दिया हुआ है। कार्बन देखो हमारे में 18.5, और बेटा हाईएस्ट और लोएस्ट याद रख लेना, 18.5 ह्यूमन बॉडी में, कार्बन देखो अर्थ क्रस्ट में 0.003, अपनी बॉडी में ऑक्सीजन 65 और यहाँ पे दिया हुआ है 46.6। हमारी बॉडी में नाइट्रोजन 3.3, इनमें नाइट्रोजन वेरी लिटिल दिया हुआ है। हमारी बॉडी में बेटा सोडियम दिया हुआ, सल्फर दिया हुआ है 0.3, इनमें दिया हुआ है 0.003। ये पांचों चीजें ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। और बाकी सारी चीजों को देखो, सोडियम यहां ज्यादा है 2.8, कैल्शियम यहां ज्यादा है 3.6, मैग्नीशियम यहां ज्यादा है 2.1, और सिलिकॉन भी यहां ज्यादा है 27.7। सिलिकॉन तो हमारी बॉडी में नेग्लिजिबल है। हाईएस्ट लोएस्ट याद रख सकते हो, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन के बाद आपको कार्बन दिख रहा है, और हमारी बॉडी में सिलिकॉन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इनके बॉडी के अंदर बेटा हाईएस्ट आपको दिखता है, सॉरी इनकी बॉडी में नहीं, अर्थ क्रस्ट में आपको दिख रहा है हाईएस्ट ऑक्सीजन, और सबसे कम दिखाया हुआ है बेटा नाइट्रोजन। एक बारी इसको देखने में कोई दिक्कत नहीं है, एक बारी आप इसे देख के जाओगे तो कोई लोड नहीं है बेटा, है ना, छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है। आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, कभी नहीं आया है, बट बेटा इसमें कोई बुराई नहीं होती है कि एक बारी आप टेबल को देख लो, है ना, इसमें कोई बुराई नहीं होती। कोई भी एक सिंगल टॉपिक, एक सिंगल डायग्राम, एक सिंगल समरी की लाइन, कुछ भी नहीं छोड़ना है। मैं क्लास में इसीलिए आपको वर्ड टू वर्ड सारी चीजें रीड भी कराती हूँ, ठीक है ना। यस, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अब मिलेंगे कल की क्लास में, और कल होगा बेटा तांडव नहीं होगा, कल हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो बी प्रिपेयर्ड कि कंसेप्ट्स अगर आपको तगड़े अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं, और 12th में भी बायोमोलिक्यूल्स पे आपको बेटा होल्ड बनाना है, कल से हम स्टार्ट करेंगे बेटा। एंड बहुत मजा आता है, देखो मुझे इसलिए मजा आता है क्योंकि मैं स्ट्रक्चर्स बनवाती हूँ, और उन्हीं बच्चों को मजा आता है जिनको बेटा एक्चुअल में कंसेप्ट समझने हैं, है ना, एक्चुअल में कुछ सीखना है। नहीं तो बाकी लोगों को तो बेटा लगेगा अरे मैम बायोलॉजी में भी केमिस्ट्री, रोते रहते हैं, रोने वाले तो रोते रहते हैं, ठीक है ना। तो हम मिलते हैं बेटा अगली कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ाई लिखाई कीजिए, अच्छे बच्चे बनिए, ठीक है जी। यस, गाना, अरे स्टोरी बता देती हूँ, गाने की जगह ना स्टोरी बता देती हूँ भाई आज गाने की जगह, ठीक है ना। तो स्टोरी पता है क्या है, स्टोरी ये है कि बचपन में हम बेटा बचपन जो हमारा था ना, वो ही मुझे लगता है हमने तो रियल चीजें की है। तुम क्या ही बकवास करते रहते हो कमेंट्स में, तुम तो सोशल मीडिया से पूरे इन्फ्लुएंस्ड हो, है ना। यू डोंट हैव अ रियल लाइफ ऑनेस्टली, एंड यू फील लाइक यू आर लूजिंग आउट ऑन एवरीथिंग। दूसरों को देख के आप इतना इम्पैक्ट होते हो कि आपको लगता है यू आर गुड फॉर नथिंग। तुम्हारी जिंदगी में, खुद की जिंदगी में कुछ है ही नहीं बेटा, तो यू आर इंटरेस्टेड इन अदर्स, ठीक है ना। हम लोग की जिंदगी में ना ये फोन था बेटा, ना कुछ था, मतलब एक्चुअल में मैं तो ये सोच रही हूँ कि आज भी हम भी वी आर आल्सो डिस्ट्रैक्टेड बाय फोन। मैं ये थोड़ी बोलूंगी कि आई एम नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय फोन, ऑफ कोर्स आई एम आल्सो एट दिस टाइम। मुझे लगता है जब मेरे पेरेंट्स हम मेरे एज के रहे होंगे तो वो रियल जिंदगी जी रहे होंगे। हम लोग कितना डिस्ट्रैक्टेड है फोन से, ठीक है। बहुत सारे प्लस भी होते हैं इंटरनेट के, मोबाइल फोन्स के, बहुत सारे प्लस भी होते हैं, बट बहुत सारे माइनस भी होते हैं। अगर हम बैलेंस ना क्रिएट कर पाए ना, तो फिर हम वी आर गोइंग टू बी लॉस्ट, है ना। तो हम 3 बहनें हैं, मैंने तुम्हें बताया तो होगा ही बेटा। तो हम लोग क्या करते थे ना, अच्छी जगह से मिट्टी लेके आएंगे, ऐसी मिट्टी लेके आएंगे जो थोड़ी सी चिकनी हो, जिसमें ना पत्थर ना हो। हम वो मिट्टी लेके आते थे, फिर बेटा छत जा रहे हैं, ठीक है ना, टंकी से पानी निकाल रहे हैं, तीनों बहनें लगी पड़ी हैं बेटा अपना, मेरी अपनी मिट्टी है, उसकी अपनी मिट्टी है, मेरी बड़ी दीदी की, मेरी बीच वाली सिस्टर की अपनी मिट्टी है, ठीक है ना। कंकर हटा रहे हैं उसको बेटा, मस्त उसको बेटा स्मूथ कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, एक मस्त सा बेटा एकदम स्टैंडर्ड यू नो, कि ना ज्यादा नरम ना ज्यादा बेटा टाइट, मस्त हम उसका बनाते थे। और फिर हम क्या करते थे बेटा, हम बर्तन बनाते थे। और मेरी जो बड़ी दीदी थी ना, उसकी आर्ट एक्चुअल में बहुत अच्छी है बेटा, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं उसके सामने। शी यूज्ड टू मेक वेरी वेरी प्रिटी वेजल्स, तो सुराही बनवा लो उससे इतनी मस्त बनाती थी, कढ़ाई बना लो इतनी मस्त बनाती थी। मेरी शेपिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, है ना। तो दीदी बनाती थी, फिर मैं जाके दीदी को रिक्वेस्ट करती थी, दीदी मेरा भी एक बना दे, ठीक है ना। सबने अपने अपने बर्तन बनाए और बेटा छत पे सुखा रहे हैं उसको। वो होता था रियल फन, दैट वाज अ रियल फन। स्कूल से आने की ना जल्दी होती थी कि ना खेलेंगे, मिट्टी के बर्तन से खेलेंगे। नकली बेटा घर घर खेल रहे हैं, घर के अंदर घर बना डाला है, टेंट लगा डाले हैं, चेयर उल्टा करके चादर बिछा के टेंट लगा दिया घर में, ये मेरा घर ये तेरा घर, मेहमान आ रहे हैं, नॉक नॉक हो रहा है, ठीक है ना।
हाँ हाँ क्या लेंगे आप, तो बेटा पत्तों की रोटियां खिला रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस वॉज द थिंग। लाइट चली आती थी तो फोन में नहीं लगे रहते थे कि लाइट चली गई है, ठीक है ना, तो बाहर निकलते थे, पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं। आई रियली 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 मिस माई चाइल्डहुड, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू। ठीक है, हर हर एज के अपने मजे होते हैं। मुझे लगता है कि जो 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 मेरे से बहुत बड़े होंगे वो कहते होंगे उनको मेरे एज ग्रुप वाली चीजें मिस होती होंगी, है ना। तो मुझे मिस होता है अपना चाइल्डहुड। आई रियली हैव एंजॉयड माई चाइल्डहुड। आई हैव प्लेड ऑल दीज गेम्स, है ना। मतलब गेम्स और ये सारी चीजें तो आई हैव डन अ लॉट। सो आई थिंक यू शुड डू द रियल थिंग्स यार। यू विल ग्रो अप एंड यू वोंट रियलाइज दैट यू हैव ग्रोन अप एंड देयर विल बी नो टाइम बेटा, है ना। देयर विल बी नो टाइम टू डू ऑल दिस स्टफ। मैं अभी अपने घर गई थी तो मेरी दीदी का जो बेटा है उसने मुझे बेटा तब मैं घर गई उससे बहुत टाइम के बाद मिली, तो ही वाज रिक्वेस्टिंग मी, मासी प्लीज खेल लो मेरे साथ, खेल लो मासी। एंड मासी वाज सो टायर्ड, ठीक है। मैंने उसका बड़ा दिल दुखाया यार, उसने ना गुस्सा ही हो गया था लास्ट में, ठीक है। 1 घंटे तक मैंने उसको बोला मैं 1 घंटे मैं खेल रही हूँ, फिर 5 मिनट में खेल रही हूँ, करते करते मैंने 1 घंटा बेटा बिता दिया। फिर जाने का टाइम होगा, जैसे उसे पता चला अरे आप लोग जा रहे हो तो गुस्सा हो गया। इस बार जाऊंगी तो मैं उसके साथ खेलूंगी, है ना। वैसे वो सुन नहीं रहा होगा बट कोई बात नहीं। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मुझे डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बेटा आपको लेक्चर कैसा लगा, और कल प्रिपेयर होके आइएगा, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।